Hello guys, welcome to Study IQ. So today is chapter number 7. Okay, so good evening. कल हम लोग किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पाए, but again today we will continue with the chapter number 7. Till now we have seen first 6 chapter. अभी तक हम लोगों की जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ चली. प्री हिस्टोरिकल पीरियड से भी स्टार्टेड. तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड इन इंडिया इज बेसिकली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड देयर आफ्टर चैल्कोलिथिक. So this is something that we have seen. Now we are moving to the next chapter which is quite important from the perspective of UPSC. तो UPSC यहाँ से सवाल डालना चालू कर रहा है, that is प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री मतलब हमने देखा भी था हमारे पहले वाले लेक्चर में that this is that phase of history जब इंसानों को लिखना नहीं आता था, या फिर इवन इफ दे हैव रिटन समथिंग वो हम लोगों को पढ़ना नहीं आ रहा है, राइट. सो हड़प्पा की स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसाइफर्ड है, हमें पढ़नी नहीं आती. ऑन द अदर हैंड इनके बारे में हमें पता चलता है आउटसाइड सिविलाइजेशन से. तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हड़प्पा के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द हड़प्पन सिविलाइजेशन. थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये एनसीईआरटी में, सो इट विल बी अ बिट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट एट द एंड आई एम गोइंग टू टेक द डाउट क्लियरिंग सेशन. तो पूरे एक ऑलमोस्ट 30 या 35 स्लाइड्स का मेरा पीपीटी है. तो ये जो पीपीटी है ऑब्वियसली टिल नाउ यू तो नो यू विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस पीपीटी एट दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल. ये अब तक अपलोड हो चुका होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्रक्स मटेरियल है वो भी आपको मिला होगा. सो विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर. विल वेट फॉर अ मिनट फॉर अदर पीपल टू जॉइन इन. विल स्टार्ट विद द चैप्टर एंड देयर आफ्टर फिर आई एम गोइंग टू टेक द डाउट क्लियरिंग सेशन ओनली एट द एंड. तो बीच में मैं आपके डाउट्स नहीं देखने वाला, बट यू कैन कीप ऑन टाइपिंग द डाउट. ठीक है, तो एट द एंड आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट. एंड अगेन द ग्राउंड रूल इज दैट ओके, कोई भी चीज़ टाइप नहीं करनी. अगर डाउट रहेगा देन ओनली कमेंट, ताकि जो मैक्सिमम पॉसिबल डाउट है उसका क्लियरेंस हम लोग कर पाए. सो विल स्टार्ट इन अ मिनट, लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन. ठीक है, मिल जाएगा, देखो 1-2 मिनट में वो अपलोड हो जाएगा. ठीक है, सो गिव मी अ मिनट और 2, अपलोड हो जाएगा वो, डोंट वरी. ठीक है, सो लेट मी चेक अगर वो अपलोड हुआ है कि नहीं. अगर नहीं हुआ तो 1-2 मिनट में हो जाएगा, डोंट वरी. ओके, सो लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन एंड देन विल स्टार्ट इन अ मिनट और सो. ओके गाइस, तो टेलीग्राम पे अभी तक नहीं हुआ है क्या अपलोड? अच्छा, अभी तक सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड हुआ है. ओके, तो पीपीटी भी हो जाएगी, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स. ओके, 2-3 मिनट में पीपीटी भी अपलोड हो जाएगी. ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स आर डिवाइडेड इन हड़प्पन कल्चर का मतलब क्या हुआ दिवाकर? आई एम नॉट अवेलेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. ठीक है, तो पीपीटी भी हो जाएगा 1-2 मिनट में. तो ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया था मेरी तरफ से ही पीपीटी बनाने में. आई हैव ऑलरेडी कंडक्टेड एन ओपन सेशन ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन, बट उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. दिस विल बी इन डेप्थ थोरो होगा, और इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूँगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ओके, ठीक है, सो चलो विल स्टार्ट. ओके, 1 मिनट हो गया. सो जिसको ज्वाइन करना था दोज पीपल मस्ट हैव ज्वाइंड बाय नाउ. तो विल स्टार्ट विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके गाइज, तो लेट्स गो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, सो डाउट मैं अभी अब डायरेक्टली एंड में ही लूँगा. मीनवाइल आई विल कीप ऑन टॉकिंग एंड आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, बट आपके जो डाउट्स है वो बीच बीच में यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. Now, as far as Harappan civilization is concerned, it is considered as a proto-historical phase, जिसका मतलब अभी मैंने आपको शुरुआत में समझाया था. तो as far as Harappan civilization is concerned, इसके बारे में प्रीलिम्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. यूपीएससी यूजुअली मेंस में भी यहाँ से सवाल नहीं पूछता. बट इफ़ यू कंपेयर लुक एट द अदर एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन दिस इज़ वन ऑफ द हॉट फेवरेट टॉपिक, बिकॉज बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा अवेलेबल है. बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल हैपनिंग्स इसमें हम लोगों को मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेनेंट्स हम लोगों को मिले हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ वन ऑफ द हॉट फेवरेट टॉपिक. तो मैक्सिमम पॉसिबल फैक्चुअल डाटा जो है वो हम लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया से मिलता है. So let's go one by one. Now, as far as Harappan civilization is concerned, then this is roughly the mature phase of the Harappan civilization. Actual Harappan phase जो वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है. ठीक है, तो there is a pre Harappan phase, mature Harappan phase, and thereafter late Harappan phase. तो इसका जो प्री हड़प्पन फेज जो है दैट इज रफली 3300 ईयर से आप चालू करोगे तो रफली 2500 बीसी के बीच में आता है. मैच्योर हड़प्पन फेज जो है वो रफली 2500 बीसी से लेके 1800 बीसी के बाद में आता है, एंड रफली 1800 बीसी ऑनवर्ड अप टू 1300 बीसी तक आपका आता है लेट हड़प्पन फेज. बट दिस इज फॉर द ऑप्शनल पर्पज, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर द जीएस पर्पज. जीएस के लिए आपको इन तीनों में क्या पढ़ना है, तो आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, दैट इज मैच्योर सिविलाइजेशन.
और आपका ये जो मैप है दैट क्लियरली यू कैन सी दैट ये मैच्योर सिविलाइजेशन वाला मैप है। तो मैच्योर सिविलाइजेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है मैच्योर फेस में वो इंडस प्लेन के अराउंड ही सिचुएटेड है। अगर आप प्री हड़प्पन फेस की बात करोगे देन प्री हड़प्पन फेस में हड़प्पा का जो स्पैन था वो ये था, एंड लेट हड़प्पन फेस में हड़प्पा जो है वो इस पर्टिकुलर स्पैन में ज़्यादा फैल गई थी। एंड दैट्स वाई जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं और प्रिसाइजली इसके एक्सटेंट की बात करते हैं तो इट इज़ कंसिडर कि ये मांडा से लेके दियामाबाद एंड देयर आफ्टर आलमगीरपुर से लेके सुतका जेंडर तक फैली हुई है। नाउ यू कैन लुक एट द मैप, ओके, इफ़ यू लुक इन दिस मैप जब आपको मांडा मिल जाएगा एंड देयर आफ्टर आपको सुतका जेंडर भी मिल जाएगा। तो नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंट जो है, ओके, वो नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंट जो है वो है आपका मांडा का है। देयर आफ्टर फिर सुतका जेंडर जो है वो वेस्टर्न मोस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और इसके अलावा फिर अगर आपने देखा तो आपको दियामाबाद एंड देयर आफ्टर आलमगीरपुर जो है वो मैप में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये दियामाबाद एंड आलमगीरपुर जो है ये लेट हड़प्पन फेस की साइट है। तो यहाँ पे रफली आता है आपका आलमगीरपुर इज इन मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, एंड देयर आफ्टर रफली महाराष्ट्र में आता है आपका दियामाबाद। तो दियामाबाद एंड आलमगीरपुर जो है वो लेट हड़प्पन फेस है, इसके लिए फिर वो आपको इस पर्टिकुलर मैप में नहीं मिलेंगी, क्योंकि हड़प्पा जो है इट वॉज अ मूविंग सिविलाइजेशन एज आई हैड टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। प्री हड़प्पन फेस में इन लोगों का ईरान पाकिस्तान बाउंड्री पे ज़्यादा प्रेजेंस था। मैच्योर हड़प्पन में ये लोग इंडस वैली के अराउंड आए, एंड लेट हड़प्पन फेस में दिस पीपल शिफ्टेड टूवर्ड्स द इंडियन साइड, दैट इज राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया है, एंड देयर आफ्टर हरियाणा एंड पंजाब एंड उत्तर प्रदेश वाला पार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे इनका जो प्रेजेंस है वो हमेशा ज़्यादा है ड्यूरिंग द लेट हड़प्पन फेज। तो दिस इज द रफ एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन दैट वी कैन क्लियरली टॉक अबाउट। तो रफ एक्सटेंट में आपको पता चला होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था चैल्कोलिथिक फेस में, मैंने आपको बताया भी था कि लेटर ऑन चैल्कोलिथिक फेस में हम लोगों को हड़प्पन लोग आके रहने के एविडेंसेस मिले हैं। वो इसीलिए मिले हैं बिकॉज इन द लेट हड़प्पन फेस, ओके, तो जो आपका लेट हड़प्पन फेज जो चालू हुआ था उसमें ये सिविलाइजेशनल शिफ्ट जो है वो टुवर्ड्स मोर एंड मोर इंडिया में आ चुका था। तो मैच्योर फेस का जो मैप है उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो है पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास था, एंड लेट हड़प्पन फेस में दे मूव्ड टुवर्ड्स द चैल्कोलिथिक फेस, एंड चैल्कोलिथिक सेटलमेंट में हम लोगों को हड़प्पन लोग रहने के एविडेंसेस जो है वो मिले हैं। ओके, तो फेसेस आई होप इट इज़ क्लियर, एक्सटेंट जो है वो भी आई होप इट इज़ क्लियर। ना हड़प्पन्स के बारे में हम लोगों को पता कैसे चला, बिकॉज ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से जब हमें पता चला तो हम लोगों को उसके बारे में भी फैक्चुअल एविडेंस चाहिए। तो एक्चुअल में तो ये जो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है इसके डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है कॉलोनियल हिस्टोरियन को। तो सर जॉन मार्शल इज देयर, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1900 से लेके रफली 1927 तक। तो ऑलमोस्ट 25-27 साल के लिए ही वॉज द चेयरपर्सन, एंड ही हैड पैट्रोनाइज्ड टू ऑफ हिज शिष्य और डिसाइपल you can talk about, and his disciple were basically Dayaram Sahani and thereafter R.D. Banerjee. So Dayaram Sahani and R.D. Banerjee, even though they have discovered it, but majority of the credit always go to the John Marshall. But obviously अब इंडियन हिस्ट्री है तो थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से फाउंडर जो है या फिर जो इसका जो एक्चुअल क्रेडिट है हम किसको देते हैं, तो डी सहानी को देते हैं, दैट इज दयाराम सहानी को देते हैं, हु हैड excavated the first site of this civilization, that is Harappa. तो हड़प्पा is basically the first site of this particular civilization जो हमने डिस्कवर की थी, and that's why this civilization is also called as हड़प्पन civilization. तो ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके, ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को क्यों बोला जाता है, बिकॉज in this particular civilization Harappa was the first site that was discovered, and there is a tradition among historians में एक tradition है that whenever a first site is discovered in any civilization तो वो civilization को वो site का नाम दिया जाता है। now यहाँ पे first site हड़प्पा डिस्कवर हुई थी, and thereafter फिर हम लोगों ने excavate कर करके यहाँ से लेके रफली ओके यहाँ तक का पूरा इनका एक्सटेंट जो है वो ढूंढ के निकाला। तो इसके लिए पहली साइट हड़प्पा है तो हमने इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दे दिया। बट हड़प्पन्स अपने आप को क्या कहते थे, तो हड़प्पन्स अपने आप को मेलुहा करके बुलाया करते थे। तो दे नेवर कॉल देमसेल्फ एज हड़प्पन पीपल और हड़प्पा या फिर इंडस वैली पीपल, दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्फ एज अ मेलुहा। ये हम लोगों को कहाँ से पता चला है,
तो फॉरेन सोर्सेज से, दैट इज मेसोपोटामियन सोर्सेज से। तो मेसोपोटामियन सोर्सेज ने हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ चीज़ें लिख के रखी है। एंड मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा के एरिया को हमेशा मेलुहा करके ही बुलाया था। तो हमने यही कंसिडर कर लिया कि अल्टीमेटली ये लोग भी खुद को मेलुहा ही करके बुलाते होंगे एक ज़माने में, या फिर वंस अपॉन अ टाइम। तो दिस इज़ अ वेरी वास्ट सिविलाइजेशन एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज एज भी है। ये भी हमने देखा था इन द जियोग्राफिकल सेटिंग इटसेल्फ कि ये लोगों को कॉपर मिलता था चैल्कोलिथिक एरिया से। तो हम लोगों ने जो सर्टन कल्चर्स देखे थे चैल्कोलिथिक, यू कैन क्लियरली सी वो आउटस्कर्ट पे है मैच्योर फेस के, तो यहाँ से इनको आता था कॉपर। ओके, एंड देयर आफ्टर अफगानिस्तान वाले साइड से इनको आता था, क्या आता था अफगानिस्तान साइड से इनको, तो अफगानिस्तान वाले साइड से इनको आता था टिन। तो कॉपर एंड टिन को मिक्स करके इन लोगों ने ब्रॉन्ज विच इज़ एन एलॉय, एलॉय मतलब इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचुरल स्टेट, आपको ये मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो ये ब्रॉन्ज एलॉय बनाने का काम भी इन लोगों ने किया था। तो यू कैन सी वेरी वास्ट सिविलाइजेशन इज देयर। एंड देयर आफ्टर काफ़ी डेवलप्ड और एडवांस सिविलाइजेशन भी हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो अगर ये वास्ट सिविलाइजेशन है, डेवलप सिविलाइजेशन है, और इसको हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पन फेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो इसको हम लोग पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसके पीछे रीज़न भी होंगे कुछ, राइट। तो अगर ये वास्ट है, डेवलप्ड है, अर्बनाइज्ड है, तो हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे कि भाई ये सही में वास्ट है, डेवलप्ड है या फिर अर्बनाइज्ड है। तो फिर ये अर्बनाइजेशन के एंड डेवलपमेंट के कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आप इंडिया को आज पकड़ लो, दैट इंडिया इज़ अ सिविलाइज कंट्री, इंडिया इज़ वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप हो रही है। देयर आफ्टर इंडिया इज़ अर्बन कंट्री। क्यों? बिकॉज हमें कुछ पैरामीटर हमारे सोसाइटी में दिखते हैं। तो वन बाय वन, सबसे पहले तो पॉलिटी। तो व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द पॉलिटी? तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हमारे पास है जो पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को और इंडियन सिविलाइजेशन को मैनेज कर रही है। देयर आफ्टर एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, देन हमारे पास कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, मतलब पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ आर लिविंग टुगेदर। अगर एक ही रिलीजन के लोग रहेंगे तो आप उसको ट्राइबल इन नेचर मानोगे, राइट। देयर आफ्टर एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, देन इकोनॉमी में हम लोगों को मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोफेशन इंडिया में दिखता है। तो आपके पास सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। देयर आफ्टर यू आर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ द इंडस्ट्री सिचुएटेड अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो पैरामीटर है हम लोगों को हड़प्पन्स में भी दिखे हैं। एंड यही चीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ती है एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, कि अगर ये अर्बन सिविलाइजेशन है, डेवलप सिविलाइजेशन है, तो ये आज के पैरामीटर जो है वही पैरामीटर उनके पास अवेलेबल थे या नहीं। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू दैट पार्ट जहाँ पे एक एक करके हम ये सारी चीज़ें देखेंगे दैट वेदर हड़प्पन पीपल हैड ऑल दिस पैरामीटर और नॉट। ओके, तो लेट्स गो वन बाय वन। तो सबसे पहले तो विल टॉक अबाउट द टाउन प्लानिंग, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे कि टाउन प्लानिंग जो है, ओके, वो कैसा था इनका, एंड टाउन प्लानिंग जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर अगर हम करेंगे तो वो कैसा टाउन प्लानिंग रहा होगा। तो सबसे पहले तो हड़प्पा के जितने भी टाउन हैं उनमें कॉमन पैटर्न है दैट देयर वाज सिटाडेल, सिटाडेल को आप एक्रोपोलिस भी बोलोगे, एंड देन देयर वाज लोअर टाउन। तो यहाँ पे जो फोटो जो मैंने आपको लगा के दिया है, दिस इज बेसिकली मोहनजोदारो वाला फोटो। तो मोहनजोदारो वाला फोटो है, दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट इसके लिए है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी एरिया, ये सारा का सारा जो है मोहनजोदारो का एक्रोपोलिस या फिर अपर टाउन। ओके, तो मोहनजोदारो का अपर टाउन है, उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेंगे। एंड देयर आफ्टर यू विल ऑल्सो फाइंड यहाँ पे एक स्तूपा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदारो जो है वो अप टू 200 बीसी तक सिचुएटेड था, जबकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में 1800 बीसी मतलब मैच्योर फेज से चला आया हुआ टाउन है। तो मतलब ये वाला टाउन जो है मोहनजोदारो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट 2000 साल तक यहाँ पे लोग रहते थे। एंड स्तूपा इज़ अ विटनेस ऑफ इट। अल्टीमेटली अगर आपको यहाँ पे स्तूपा मिल रहा है तो स्तूपा जैसे स्ट्रक्चर इंडिया में 600 बीसी के बाद ही आया है, जब बुद्धिज़्म बना इंडिया में, राइट। तो ये वाली चीज़ है मोहनजोदारो को मेक्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द एंशियंट लिविंग सिटी ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम। बट एज फार एज सिटाडेल एंड एक्रोपोलिस इज कंसर्न, देन इनका एक बहुत ही प्लेन डिज़ाइन होता था। तो एक अपर टाउन होगा एंड फिर ये अपर टाउन के नीचे फिर एक लोअर टाउन होगा। तो दिस इज द रिमेनेंस ऑफ द लोअर टाउन वाला जो आप बोल सकते हो। ओके, तो दिस इज बेसिकली द ग्रैनरी ऑफ दी हड़प्पा। तो हड़प्पा की ग्रैनरी का ये फोटो है। ओके, बट अगर आपको एक्चुअल लोअर टाउन का अगर फोटो चाहिए, ओके, देन दिस इज द एक्चुअल लोअर टाउन का फोटो।
एंड ये लोअर टाउन के फोटो में यू कैन क्लियरली सी जो आपका सिटी है वो ग्रिड पैटर्न में पूरा का पूरा जो है वो डिवाइडेड है। तो एक ग्रिड है, फिर यहाँ पे आपको रास्ता दिखेगा, देयर आफ्टर फिर ये दूसरा ग्रिड यहाँ पे चालू होता है, तो बीच में रास्ता है। तो बेसिकली ग्रिड पैटर्न वाली जो सिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब दो पार्ट ऑफ द टाउन रहेंगे, यहाँ पे बीच में रास्ता होगा, फिर वापस से यहाँ पे बीच में रास्ता होगा, फिर यहाँ पे लोग रहेंगे, यहाँ पे लोग रहेंगे। एंड ये ग्रिड पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इवन इन मॉडर्न डे हमारे जो टाउन प्लानिंग होते हैं वो ग्रिड पैटर्न पे ही चलते हैं। सो रोड शॉल ऑलवेज कट ईच अदर एट अ 90 डिग्री एंगल विच इज़ कंसिडर्ड एज अ बेस्ट वे ऑफ द टाउन प्लानिंग। तो हड़प्पन के लोगों को भी ये वाला जो टाउन प्लानिंग वाला जो मॉडल है वो पता था। ओके, एवरीवेयर यू कैन सी दैट कि ग्रिड पैटर्न में ही सारे के सारे इनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं एंड टाउन जो है वो अपर टाउन एंड लोअर टाउन में ही हमेशा डिवाइडेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इज यूज ऑफ द बर्न्ट ब्रिक। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम लोगों को बर्न्ट ब्रिक के एविडेंसेस मिले हैं। तो आप यहीं पे देख लीजिए, यू कैन क्लियरली सी ओके ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बर्न ब्रिक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बर्न्ट ब्रिक जो है ओके वो भी एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है। हड़प्पा के पहले जो टाउन्स जो या फिर जो हाउसेस हम लोगों को मिले हैं वो मड ब्रिक के हाउसेस है, मतलब मड ब्रिक है वो, उसको उन्होंने जलाया नहीं है, उसको उन्होंने पक्का नहीं किया है। इवन इफ यू लुक एट टुडेज सिविलाइजेशन और टुडेज कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग भी बर्न्ट ब्रिक के ही हाउसेस बनाते हैं। तो बीट अमेरिका बीट इंडिया, अगर आपको घर बनाना है तो आपको क्या लगेंगी, ईंटें लगेंगी, राइट, यू विल रिक्वायर बर्न्ट ब्रिक। तो ये जो बर्न्ट ब्रिक है ये इंडिया में सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑनवर्ड जो है वो चालू हो गया है। देयर आफ्टर विंडो एंड एंट्रेंस जो इनके होते थे वो हमेशा रास्ते पे फेस नहीं होते थे, तो ये गलियों में फेस होते थे, मतलब अंदर वाले साइड। कोई भी इनका विंडो एंड कोई भी इनका हाउस जो वो मेन स्ट्रीट पे नहीं खुलता था। आजकल के अगर ज़माने में देखोगे तो हमारे जितने भी रास्ते हैं या फिर जितने भी जो विंडोज़ है वो डायरेक्टली मेन स्ट्रीट पे ही ओपन होने का एक फैशन है ताकि व्यू अच्छा है। बट उस ज़माने में अंदर के साइड पे हुआ करता था, पीछे वाले साइड पे हुआ करता था। एंड देयर आफ्टर फिर हमारे पास हमको इनके पास कुछ कुछ बड़े स्ट्रक्चर भी मिले हैं, जैसे ग्रेट ग्रैनरी होगी, देयर आफ्टर ग्रेट बाथ होगा मोहनजोदारो का। तो दिस इज बेसिकली द ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदारो। इसको भले ही आप ग्रेट बाथ कंसिडर करो बट अल्टीमेटली ये जो है इट इज़ नथिंग लाइक अ स्विमिंग पूल ओनली, बट इसका एक रिचुअल सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में हम लोग थोड़े टाइम बाद बात करेंगे। एंड देयर आफ्टर इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी हम लोगों को हड़प्पा में मिली है। तो दिस आर सर्टन फैक्चुअल डाटा विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़े से और फोटो में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा था। तो दिस इज बेसिकली द हाउस ऑफ द कालीबंगन एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कालीबंगन का अगर आपने हाउस देखा तो यहाँ पे आपको टाइल्ड फ्लोर्स दिखेंगे। तो दिस इज बेसिकली यू कैन क्लियरली सी घर के अंदर जो है इन्होंने टाइल्स लगा के रखे थे। तो अगेन विच क्लियरली शो आज भी अगर आप आपका घर बनाओगे तो घर के अंदर आपको क्या लगेगा, टाइल्ड फ्लोरिंग लगेगी, राइट। तभी आप बोलोगे कि भाई आपका घर बढ़िया है, आप डेवलप्ड हो, आप अमीर हो, राइट। तो वैसे ही टाइल्ड फ्लोरिंग के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं फ्रॉम द टाउन ऑफ द कालीबंगन। तो टाइल फ्लोरिंग भी हड़प्पन्स को पता थी इन द टाउन प्लानिंग। देयर आफ्टर हड़प्पन्स को ओके इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम भी पता थी। नाउ यहाँ पे आपको दिखेगा एक वेल सिस्टम है विच इज बेसिकली द स्टोरेज ऑफ वाटर सिस्टम एंड देयर आफ्टर ये ड्रेनेज, ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज आपको दिखेगा एंड देयर आफ्टर दिस इज सम्प। सम्प का मतलब होता है गटर, ओके। तो इलेबोरेट स्ट्रक्चर जो है ऐसे इन्होंने पूरे टाउन में बना के रखे थे। तो हर एक जो घर है ये घर के अंदर से ड्रेनेज वाटर के लिए इन्होंने कनाल निकाले थे और यू कैन से दैट ड्रेनेज पैटर्न जो है ये इन्होंने निकाल के रखा था। सिमिलरली जो रास्ते वाले गटर है इनके कुछ ऐसे दिखते थे, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर दिस इज मैन होल, ओके। तो गटर है जहाँ पे एक्चुअली बंदा उतरेगा, नीचे से साफ करेगा एंड फिर ये स्टोन स्लैब से इन्होंने जो गटर बना के रखे थे दैट इज क्वाइट क्लियर। एंड ये कहाँ से बाहर आ रहा है, तो यू कैन क्लियरली सी एक ज़माने में यहाँ पे कोई तो घर हुआ होगा, फिर वहाँ से ये पानी बाहर आएगा, गटर में जमा होगा, गटर से ड्रेन पैटर्न में जाएगा एंड ये ड्रेनेज से फिर अल्टीमेटली इसको सराउंडिंग रिवर में फेंका जाएगा। तो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज ये इलेबोरेट ड्रेनेज पैटर्न है वो इंडिया में आज भी यूज़ होता है। सिमिलरली हड़प्पन्स के बाद खुद के लैट्रीन भी थे। तो दिस इज अ एविडेंस ऑफ द लैट्रीन दैट वी हैव फाउंड फ्रॉम द टाउन ऑफ द हड़प्पा इटसेल्फ। तो यू कैन क्लियरली सी एक ज़माने में इसके ऊपर कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर हुआ होगा, कमोड जैसा, इंडियन स्टाइल वेस्टर्न स्टाइल हमको नहीं पता, ओके। बट ऑब्वियसली कोई ना कोई तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर हुआ होता जहाँ पे
ओके ये लोग लैट्रीन का इस्तेमाल करते होंगे। एंड देयर आफ्टर फिर दिस इज द वाटर पॉट, तो ऑब्वियसली अगर आप लैट्रीन में जाओगे तो आपको पानी भी लगेगा। सो इट क्लियरली शोज हड़प्पा का जो ड्रेनेज पैटर्न था, ओके ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था एज कम्पेयर टू द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, जहाँ पे हम लोगों को इनके लैट्रिन भी मिले हैं, इनके बाथिंग घाट भी मिले हैं, इलेबोरेट इनका ये जो है दैट इज़ गटर सिस्टम वो भी मिला है। एंड देयर आफ्टर हड़प्पा के जो आउटस्कर्ट वाले जो टाउन थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्री हड़प्पन में ये ईरान पाकिस्तान वाले बाउंड्री में रहते थे, एंड लेट हड़प्पन में ये गुजरात राजस्थान वाले एरिया में रहते थे। अब दोनों एरिया थे एरिड, ओके तो एरिड एरिया तो आपको वाटर कंजर्वेशन तो करना पड़ेगा, राइट। तो इन्होंने हर एक टाउन में वाटर कंजर्वेशन के लिए इलेबोरेट स्ट्रक्चर बना के रखे थे। तो दिस इज बेसिकली द वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया हुआ टैंक एट धोलावीरा। तो ये धोलावीरा का टैंक है, एंड धोलावीरा इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज धोलावीरा में ऐसे हम लोगों को 6 रिजर्वॉयर या फिर 6 टैंक मिले हैं, ओके एंड ये 6 टैंक जो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। तो इफ़ यू लुक इसके एकदम कॉर्नर में, आपको पीपीटी तो है आपके पास, तो पीपीटी में देख लेना एक ओपनिंग है, तो यहाँ से अंडरग्राउंड वाटर कनाल या फिर अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन जो है वो निकलती थी, और वो 6 के 6 इनके जो रिजर्वायर है उसको उसने कनेक्ट करके रखा था। तो इट क्लियरली शो इनका जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड दिस इज द एविडेंस कि हड़प्पा का जो टाउन प्लानिंग है इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाउन प्लानिंग ऑफ द एंशियंट इंडिया। तो अगेन सिटाडल एक्रोपोलिस हमारे पास था, ग्रिड सिस्टम हमारे पास थी, बर्न ब्रिक के हाउसेस हमारे पास थे, विंडो और ये जो थी ओके एंट्रेंस वो साइड से निकलती थी। फिर हमारे पास ग्रेट स्ट्रक्चर थे जैसे ग्रेट ग्रैनरी एंड मोहनजोदारो। देयर आफ्टर हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम भी थी। एंड दिस इज द एविडेंस, ओके जो रिमेनेंट हम लोगों के पास मिले हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, वो ये सारी चीज़ें ही अल्टीमेटली प्रूव करता है कि हड़प्पन्स हैड वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड अर्बन टाउन्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब आप सोचिए कि आज से 2500 साल पहले आज जो हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वही पैटर्न ये लोग यूज़ कर रहे थे। मतलब आज जो हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं इट हैज़ गॉट डाउन टू अस और इट हैज़ बिन पर्कुलेटेड डाउन टू अस फ्रॉम द हड़प्पन टाइम itself, okay? तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन इजीली टॉक अबाउट कि भाई इनका जो इलेबोरेट पैटर्न जो था, किसका इलेबोरेट पैटर्न, देन ऑब्वियसली इनका जो इलेबोरेट पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी टेंटमाउंट टू या फिर मिलता जुलता है फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, ओके। देयर आफ्टर फिर एग्रीकल्चर की बात करेंगे, दिस इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी। तो इनकी इकोनॉमी कैसी थी, तो इकोनॉमी में सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ठीक है। तो एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न, देन एग्रीकल्चर में इनको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नॉलेज था। तो इलेबोरेट नॉलेज में हम लोगों को बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे प्लॉक फील्ड हम लोगों को मिली है, मतलब हल चलाई हुई खेती, कहाँ पे, तो कालीबंगन में। हम लोगों को हल के भी कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हैं, दैट इज प्लॉकशेयर के भी एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हड़प्पा में हम लोगों को ग्रेट ग्रैनरी मिली है, मोहनजोदारो एज वेल एज हड़प्पा में। एंड देयर आफ्टर हम लोगों को डिफरेंट टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं which suggests कि elaborate agriculture must have been there during the time of the हड़प्पा। तो एक एक करके देखेंगे कि इनका as far as agriculture is concerned, then agriculture में ओके इनके पास सारी चीज़ें थी। सो फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन है तो एग्रीकल्चरल सरप्लस इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सरप्लस के बिना आपका अर्बनाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये हमने देखा है। आज अगर आप इंडिया की भी बात करोगे तो आप और मैं यहाँ पे बैठ के सिखा रहा हूँ और आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं बिकॉज फार्मर वहाँ पे सरप्लस ऑफ द प्रोड्यूस मतलब सरप्लस ऑफ द फूड ग्रेन ले पा रहा है। अब फार्मर ने स्ट्राइक कर दिया और फार्मर ने फूड प्रोड्यूस लेने से इनकार कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाओगे क्या, राइट। तो आपको उठ के जाके क्या करना पड़ेगा, तो हंटर फूड गैदरर बनना पड़ेगा या फिर खेती बाड़ी करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। तो इट्स ऑल अबाउट योर पेट, राइट, पेट का सवाल है। तो अल्टीमेटली जब आपका इतना इलेबोरेट अर्बन स्ट्रक्चर अगर आपको मिल रहा है तो उसका एक ही मतलब होता है कि इनके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस काफ़ी अच्छा है। एंड एग्रीकल्चर सरप्लस के साथ साथ इनका जो सब्सिस्टेंस बेस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सब्सिस्टेंस बेस मतलब खाने पीने के लिए ये सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड नहीं रहते थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री भी अच्छे से डेवलप करके रखी थी। हमने देखा था कि इंडिया में अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंसेस हम लोगों को कहाँ पे मिले हैं, तो मेजोलिथिक एज में मिले हैं। बट मेजोलिथिक, उसके बाद में नियोलिथिक और उसके बाद में चैल्कोलिथिक, इसमें हम लोगों को एनिमल हस्बेंड्री जो है ओके उसके कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं। बट फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन
हम लोग को चीज़ के एविडेंसेस मिले हैं, मिल्क के एविडेंसेस मिले हैं, हम लोगों को इवन पनीर के एविडेंसेस मिले हैं। तो एनिमल डिराइव जो प्रोडक्ट है, ये एनिमल डिराइव प्रोडक्ट को बनाने का जो काम है वो हड़प्पन्स ने सीख लिया था। तो दिस इज अगेन यू कैन से दैट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी में हड़प्पन्स का जो बढ़ता हुआ जो क्रेडिट है या फिर नॉलेज है वो हमें बताता है। ये एक पैटर्न है बेसिकली, इसको आप बोलोगे स्टोन क्वर्न। तो स्टोन क्वर्न जो आपके होते हैं, ओके, इट इज़ नथिंग बट चक्की। ओके तो जहाँ पे आपको स्टोन क्वर्न्स मिलते हैं वहाँ पे यू कैन इजीली कंसिडर कि भाई इस सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर जो है वो हो सकती है। बिकॉज यहाँ ये स्टोन क्वर्न का मेन काम क्या होता है, आप यहाँ पे अनाज रखोगे एंड देयर आफ्टर ये पत्थर उठा के उसको पीसोगे, राइट। तो इट जस्ट एक्ट लाइक अ चक्की ओनली। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है या फिर स्टोन क्वर्न जो है वो हम लोगों को थ्रू आउट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो मिले हैं। एंड देयर आफ्टर फिर ये एनिमल फिगर जो है डिफरेंट डिफरेंट, ये भी यही सजेस्ट करता है कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल है ये भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा तरीके से डेवलप्ड हुआ था। तो ये वाले एविडेंस हमने यही कंसिडर कर लिया कि भाई एग्रीकल्चर भी था एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जो है वो भी अच्छे से डेवलप्ड हो चुकी थी। तो एग्रीकल्चर में हम लोगों को और भी थोड़ी बहुत चीज़ें मिली है। तो फॉर एग्जांपल ये हम लोगों को एक पैटर्न मिला है टेराकोटा हल का। तो ये जो हल होते हैं बेसिकली, ओके, सो हल हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में आप बोलोगे प्लॉकशेयर। तो हल या फिर प्लॉकशेयर का एविडेंस हम लोगों को मिला है, बट दिस इज जस्ट एन इमेज ऑफ द टेराकोटा प्लॉकशेयर। तो हम लोगों को प्लॉगिंग के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों को पता चला एंड कालीबंगन में हम लोगों को मिला है एक प्लॉक फील्ड, मतलब हल चलाई हुई खेती के भी एविडेंसेस मिले हैं, हल के भी एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। तो इट क्लियरली शोज कि हड़प्पा के पास एग्रीकल्चर का अब इलेबोरेट नॉलेज था। दे नो कि हाउ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कैरिड आउट, हल कैसे चलाना है, हल चलाने के बाद वो पर्टिकुलर खेती में कौन से क्रॉप लेने हैं, क्रॉप कब कब लेने, ये भी इनको पता था। तो इनके सोइंग सीजन के बारे में भी हम लोगों को पता है कि इनका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सोइंग सीजन जो होता था वो रबी क्रॉप का था। तो नवंबर के अराउंड ये अपना जो खेती बाड़ी चालू करते थे एंड हार्वेस्टिंग सीजन होता था इनका मार्च अप्रैल के अराउंड। एंड देयर आफ्टर फिर डिफरेंट डिफरेंट जो रबी क्रॉप एज वेल एज फिर खरीफ क्रॉप, ये दोनों ये लोग लेते थे। कुछ कुछ एग्जाम्पल भी हमारे पास व्हीट है, बार्ली है, पी, चिकपी, सीसम, मस्टर्ड। तो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो हड़प्पन लोग जो है अपने टाइम पे लेते थे। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन, हड़प्पा ने इलेबोरेट कनाल सिस्टम भी डेवलप करके रखा था। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों को कनाल सिस्टम के एविडेंसेस मिले हैं इंडिया में। तो कनाल सिस्टम जो इनका काफ़ी क्रूड टाइप का था, इतना बढ़िया वाला नहीं था। तो दिस इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये धोलावीरा का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है कि ऐसा ये टाउन दिखता होगा। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि ये लोग जो है ये रिजर्वॉर जो है इन्होंने बना के रखे थे अपने आउटस्कर्ट में। तो ये रिजर्वॉर में पानी जमा करते थे एंड ये पानी जमा करने के बाद ये कनाल में से निकाल के अपने खेती के लिए या फिर फार्मिंग के लिए यूज़ किया करते थे। तो दिस इज़ एन अर्लीस्ट ऑफ द क्रूडेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कनाल। तो इनका कनाल कोई इतना बड़ा नहीं था, बट एक जगह पे वाटर स्टोर करके फिर वहाँ से ये लोग उसके लिए कंड्यूट निकालते थे, बेसिकली कनाल निकाला करते थे ताकि जो सराउंडिंग एग्रीकल्चर है उसके लिए पानी जो है वो प्रोवाइड हो जाए। तो हम लोगों को ये जो इरिगेशन कनाल है बहुत जगह पे मिले हैं, बट इसका जो अर्लीस्ट एविडेंस हम लोगों को मिला है दैट इज शोरतुघाई में मिला है ना। ये शोरतुघाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एज फार एज शोरतुघाई इज कंसर्न, देन उसके लिए वापस से एक बार मैप पे जाते हैं, ओके। शोरतुघाई के लिए एक बार वापस से मैप पे जाते हैं। तो ये मैप में आपको कहीं शोरतुघाई नहीं दिखेगा, ओके, इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर मैप, बिकॉज शोरतुघाई जो है वो अफगानिस्तान में सिचुएटेड था कहीं तो ऊपर। तो यहाँ पे एक शोरतुघाई नाम का एक टाउन है एंड फिर ये शोरतुघाई टाउन से जो नियरेस्ट हड़प्पन टाउन था रहमान डेरी वाला एरिया, ये अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर दूर था। बट फिर भी हम लोग शोरतुघाई को हड़प्पन टाउन कंसिडर करते हैं बिकॉज हड़प्पन वॉज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में हमारी अपनी जो बस्तियाँ है या फिर अपने जो हाउसिंग पैटर्न है वो डेवलप करके रखे थे। तो इवन इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर मैप, देन यहाँ पे आपको एक आउटस्कर्ट में एक सुतका जेंडर नाम की जगह मिलेगी, बट यू कैन क्लियरली सी अब सुतका जेंडर से जो नियरेस्ट पॉसिबल सिटी है दैट इज़ अगेन अप्रॉक्सीमेटली 200-250 किलोमीटर दूर, दैट इज़ बालाकोट। तो भाई ये इतने दूर दूर ये जो इन्होंने टाउन बना के रखे थे, इसका सिग्निफिकेंस क्या था? इसका सिग्निफिकेंस था ट्रेडिंग पर्पज़। तो ये जो इतने दूर दूर इन्होंने टाउन बना के रखे थे अपने सिविलाइजेशन के बाजू में, दैट सिग्निफाइज कि इन्होंने ट्रेडिंग आउटपोस्ट बना के रखी थी। तो ट्रेडिंग आउटपोस्ट मतलब सुतका जेंडर से इनके जो माल के जहाज़ निकलते थे, शिप्स निकलती थी,
वो पर्शियन गल्फ में आगे जाती थी। एंड वैसे ही इंडिया से सारा माल, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन से सारा माल ये पहले शॉर्तुगाई में भेजते थे एंड फिर वहाँ से सेंट्रल एशिया में जाते थे। तो सेंट्रल एशिया का जो ट्रेड है उसमें शॉर्तुगाई वॉज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट टाउन। एंड एज फार एज पर्शियन गल्फ का जो ट्रेड है उसमें ये सुत्का जेंडर है, इट वॉज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट टाउन। तो शॉर्तुगाई इज इन अफगानिस्तान बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज अ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज ये हड़प्पन का एक आउटपोस्ट माना जाता है जहाँ से ये लोग जो है अपना जो ये थे अपने एक्चुअल में क्या बोलते हैं उसको, अपना जो ट्रेड है वो कैरी आउट करते थे। सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। ठीक है, तो शॉर्तुगाई एंड देयर आफ्टर फिर ये बची हुई चीज़ है। तो देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन एग्रीकल्चर पे थे हम लोग। यस ओके, एंड देयर आफ्टर फिर ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाला जो ये है, सॉरी माय मिस्टेक, एक मिनट। हाँ, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाली जो चीज़ है इसके ऊपर हमने अभी अभी इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि डिफरेंट डिफरेंट डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल के हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में हम लोगों को कौन से मिले हैं, तो कैटल, शिप, गोट, पिग, कैमल, एलिफेंट, डॉग, कैट, एस, ऑदर। कैटल मीट वॉज ऑल्सो प्रेफर्ड, कैटल में सब कुछ आता है, ओके, नॉट ओनली काउ। तो बकरियाँ, देर आफ्टर फिर भेड़ है, उनका गोश्त खाना भी ये लोग पसंद करते थे, ऐसे भी एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। तो दिस इज द डिफरेंट डिफरेंट डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल। एंड देर आफ्टर मैंने अभी आपको इमेज भी दिखाई थी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के टेराकोटा फिगराइन इन्होंने बना के रखे हैं। तो दिस इज खिलौने, ओके, दिस इज नथिंग बट द टॉयज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट आप टॉयज उन्हीं चीज़ों का बनाओगे, राइट, जो चीज़ आपके सोसाइटी में चलती है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट टॉयज जो है वो एलिफेंट के मिलेंगे, टाइगर के मिलेंगे, बियर के मिलेंगे, राइट। तो ये वाले जो एनिमल जो है वो सोसाइटी को पता है, ये वाले जो एनिमल है सोसाइटी में मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डिराइव इवन टुडे। तो दिस इज डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल वाला एविडेंस दैट वी कैन अल्टीमेटली टॉक अबाउट। देर आफ्टर ये वाली चीज़ें तो बात हो चुकी है। कनाल सिस्टम, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल भी मिले हैं। एंड फिर हम लोगों को कुछ मरीन रिसोर्सेज भी मिले हैं। तो मरीन रिसोर्सेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कोस्टल टाउन जो थी उस ज़माने में इट वॉज अ फिश ईटिंग कम्युनिटी। तो फिश ईटिंग कम्युनिटी में हम लोगों को कुछ कुछ मोलस्कस के एविडेंसेस मिले हैं। तो दिस इज बेसिकली द इम्प्रेशन ऑफ द मोलस्कस, ओके, ऑन द हड़प्पन सील। हड़प्पा के सील पे ये मोलस्कस इज अ टाइप ऑफ द फिश, तो उसके बोन के हम लोगों को इम्प्रेशन मिले हैं। एंड देयर आफ्टर फिर ये जो बोन है, ये बोन है एक फिश का बोन है एंड उसके ऊपर यू कैन क्लियरली सी कट के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं, मतलब इसको काटा गया है। अब आप एनिमल को काट रहे हो तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली उसको खाओगे, राइट। सो दिस इज द फिश ईटिंग कम्युनिटी जिनके एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, तो कोस्टल एरिया जो है हड़प्पा का वहाँ पे हम लोगों को मिले हैं। तो कोस्टल एरिया में फिश ईटिंग कम्युनिटी थी, इंटरनल एरिया में मीट ईटिंग कम्युनिटी एज वेल एज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, मतलब जो झाड़ पौधे खाने वाले लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, वो भी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में थे। एंड बाय एंड लार्ज यू कैन कंसिडर कि हड़प्पा का जो खाने का पैटर्न जो है वो काफ़ी डाइवर्स था। इसके पहले हमने देखा था पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एज में खाने पीने के लिए मैक्सिमम सोर्स जो था वो कौन था, एनिमल ही था। बट यहाँ पे हमें पता चला है कि एनिमल के अलावा एनिमल डिराइव प्रोडक्ट एंड उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में चलता था। एंड दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के बारे में उसके ऊपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इनका जो सोविंग सीजन जो है वो नवंबर में चालू होता था एंड देयर आफ्टर अप्रैल में हार्वेस्ट होता था, ये भी हमने देखा था। देयर आफ्टर डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल, मतलब इनके जो टेराकोटा टॉयज जो है, ओके, उसमें हम लोगों को कौन से एनिमल मिले हैं, तो कैटल, देयर आफ्टर कैट, देयर आफ्टर डॉग। एक हॉर्स बोन हम लोगों को मिला है सुरकोतड़ा में। हाउएवर अगेन ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है उसमें सिर्फ एक छोटा टाउन जो है सुरकोतड़ा, उसमें हम लोगों को हॉर्स का एक बोन मिला है, वो भी एक लेग पीस है, बस दैट्स इट, पूरा का पूरा स्केलेटन भी नहीं मिला है। तो उससे हमने यही डिराइव किया है कि जो लेट हड़प्पन फेस है उसमें जो आर्यन इन्वेजन इंडिया पे चालू हो गया था, तो दैट पर्टिकुलर इन्वेजन और यू कैन कंसिडर माइग्रेशन है, उस टाइम पे ये वाला जो बोन है वो सुरकोतड़ा में किसी ने तो दफन करके रख दिया होगा। हड़प्पा के जो टेराकोटा फिगर्स है उसमें हम लोगों को कोई हॉर्स का एविडेंस नहीं मिला है। इनके डिफरेंट डिफरेंट सील्स होते थे, तो सील्स के ऊपर भी हम लोगों को हॉर्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। एंड दैट्स व्हाई वी कंसिडर कि डिस्पाइट हैविंग वन बोन ऑफ द हॉर्स अक्रॉस सिविलाइजेशन,
हड़प्पन्स को एज सच इसके बारे में आइडिया नहीं थी। देयर आफ्टर फिर इंडियन राइनो भी मिला है इनको, तो इंडियन राइनो के एविडेंसेस हम लोगों को आमरी में मिले हैं। एंड इन लोगों को लायन नहीं पता था, लायंस के ना हम लोगों को बोन मिले हैं, ना लायन का हम लोगों को कोई इमेज मिला है। तो कौन से एनिमल हड़प्पन्स को नहीं पता था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को शेर नहीं पता था, दे नो द टाइगर, ओके, तो उनको बाघ पता था बट उनको शेर नहीं पता था, सो दे डिड नॉट नो द लायन। तो उनको लायन नहीं पता था बट टाइगर पता था, टाइगर के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। और उनको हॉर्स भी नहीं पता था। इवन दो वी हैव गॉट अ सिंगल बोन ऑफ द हॉर्स फ्रॉम द सुरकोतड़ा, इट डज नॉट मीन कि भाई पूरे सिविलाइजेशन को उसके बारे में पता है। अगर पता होता तो हर जगह पे इसके एविडेंसेस मिलने चाहिए होते। चलो बोन नहीं मिला तो कोई ना कोई तो इसका फिगर हमको मिलना चाहिए था, फिगर नहीं मिला तो इतने सारे सील जो इन्होंने बना के रखे तो सील के ऊपर तो एक हाथ फोटो उसका मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वंडर कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनको हॉर्सेस के बारे में कैसे नहीं पता था। बिकॉज हमने देखा था कि इसके पहले के जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग जो है उसमें इंडिया में हॉर्सेस के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। एंड दिस इज़ क्वाइट क्रूशल बिकॉज जब आप हड़प्पन का एग्जिस्टेंस देखोगे तो वेस्टर्न कॉलोनियल हिस्टोरियन है ये फैक्ट को हमेशा जोर दे के ही कहते हैं कि भाई देखो आपको पहले हॉर्स पता थे, राइट, आपके सिविलाइजेशन में हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं। एंड फिर आपके पास एक डेवलप सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हॉर्स पता ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये हड़प्पन बाहर से आए हुए लोग हैं इंडिया में, गॉट इट। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाली जो थियरी है ये आज भी डिबेटेबल है, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है बट वो ऑप्शनल के लिए है। फॉर यू जीएस पर्पज में इतना डिटेल जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज फार एज क्रॉप्स आर कंसर्न देन वीट, बार्ली, राई, पीस एक्सेट्रा ये इन लोगों के पास था। कुछ कुछ एविडेंसेस भी हम लोगों को मिले हैं। बार्ली इज फ्रॉम बनावली, राइस जो है वो रंगपुर साइड में मिला है एंड लोथल में मिला है। देर आफ्टर कॉटन जो है वो सिंधन बुलाया करते थे कॉटन को ये लोग। तो एंशियंट टाइम में अरेबियन लोग जो है वो कॉटन को जो है सिंधन बुलाया करते थे। तो सिंधन मतलब दैट विच हैव अराइव्ड फ्रॉम द सिंध वाला एरिया। तो इट क्लियरली शोज कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी है इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड देयर आफ्टर फिर कालीबंगन में हम लोगों को एक हल चलाई हुई खेती दैट इज प्लॉक फील्ड जो है वो हम लोगों को मिला है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर। डिफरेंट एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जो है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। इनके पास बुलक कार्ड भी थी। बुलक कार्ड जो है वो ऑब्वियसली आप किस में यूज़ करते हो तो खेती बाड़ी में यूज़ करते हो। तो दिस आर ऑल एविडेंसेस दैट वी हैव गॉट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पज। मेंस में अगर कोई सवाल आता है कि हड़प्पा का एग्रीकल्चर कैसा था तो अभी आपको पता है कि इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप थे, इनका सोइंग सीजन कौन सा था, कनाल सिस्टम कैसी थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल इंपॉर्टेंट थे बिकॉज ऑफ द एनिमल डिराइव प्रोडक्ट। देयर आफ्टर इनके पास फिश रिसोर्सेज भी थे, तो फिश भी खाते थे ये लोग। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्रीकल्चर में लिखने के लिए अच्छी मिलेंगी एंड देयर आफ्टर यू कैन बेसिकली यूटिलाइज। देयर आफ्टर फिर ट्रेड एंड कॉमर्स। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इतने सारे डिफरेंट चीज़ें जो प्रोड्यूस कर रही थी तो उसका ट्रेड एंड कॉमर्स भी तो डेवलप होगा। हमने अभी देखा था कि एग्रीकल्चरल सरप्लस सोसाइटी में आ रहा है, इसके लिए एक अर्बन सिविलाइजेशन बन रही है। तो अगर अर्बन सिविलाइजेशन बन रही है तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोफेशन भी तो होंगे आपके सिविलाइजेशन में, राइट। तो मल्टीपल सिविलाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं पहले वो समझते हैं, ओके। तो कौन से मल्टीपल प्रोफेशन जो है वो सोसाइटी में हम लोगों को मिले हैं। तो दिस आर बेसिकली द एविडेंसेस ऑफ द मल्टीपल प्रोफेशन ओवर हियर यू कैन सी। तो अभी यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर स्टर्डी पॉटरी के जगह पे लग्जरियस पॉटरी के एविडेंसेस हम लोगों को मिलने लग गए हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन कॉल एज अ ब्लैक एंड रेड वेयर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ब्लैक एंड रेड वेयर जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्पेशलिटी है, जहाँ पे आपको रेड कलर की पॉटरी, ब्लैक कलर का इमेज, या फिर ब्लैक कलर की पॉटरी एंड रेड कलर का इमेज उसके ऊपर मिलेगा, राइट। तो ये इतनी लग्जोरियस पॉटरी अगर ये बना रहे हैं, ओके, और इसका एक लस्ट्रस रेड वेयर है, मतलब हाईली पॉलिश पॉटरी है, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर। तो जब फोटो खींचा था तो फोटो का फ्लैश लाइट भी इसके ऊपर आपको दिख रहा है। तो दिस लस्ट्रस रेड वेयर और ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी है ये लग्जोरियस पॉटरी है। तो लग्जोरियस पॉटरी अगर बन रही है तो ऑब्वियसली उसका ट्रेड भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो चीनी मिट्टी का कटोरा जो है, ओके, इट इज़ बेसिकली वन ऑफ द इम्पोर्टेड आइटम इन इंडिया एंड दैट्स उसका जो कॉस्ट होता है वो भी हमेशा ज़्यादा होता है, राइट। तो क्या है वो ट्रेडेड आइटम है। तो वैसे ही पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्री हड़प्पा में थी
एंड पॉटरी ये लोग ट्रेड करते थे। कहाँ पे ट्रेड करते थे? एक एविडेंस हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, परसों वाले, कि ये जो पॉटरी है ये लोग देते थे चैल्कोलिथिक लोगों को, एंड चैल्कोलिथिक लोगों से कॉपर लेते थे, राइट। सिमिलरली ये जो हड़प्पा की जो पॉटरी है उसके एविडेंस हम लोगों को मेसोपोटामिया में भी मिले हैं, दैट इज एंशियन इराक सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज अक्रॉस द यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर, तो उनके साथ भी इनका एविडेंस था। तो ये एक पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्री वॉज देयर आफ्टर फिर सेकंड इन लोगों ने इलेबोरेट मेटलर्जी भी डेवलप करके रखी थी। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि ब्रॉन्ज के जो बर्तन हैं वो हम लोगों को मिले हैं, तो अर्थनवेयर नहीं है, ये ब्रॉन्ज वेयर है। तो ब्रॉन्ज के बर्तन अगर आपको बनाने हैं तो आपको मेटलर्जी का इलेबोरेट नॉलेज लगेगा, वरना आप ब्रॉन्ज के ये वाले बर्तन बनाओगे कैसे? चलो मिट्टी का तो आप बना भी लोगे हाथ से शेप देके या फिर कैसे ना कैसे, बट ब्रॉन्ज के लिए आपको कोई ना कोई तो टेक्निक लगेगी। सिमिलरली ये ब्रॉन्ज का एक बुल का फिगर भी हम लोगों को मिला है, तो इट क्लियरली शो कि मेटलर्जी जो है, ओके, दैट इज बर्तन बनाने वाली जो इंडस्ट्री या फिर बेसिकली मेटल से इक्विपमेंट या फिर मेटल से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री जो है वो भी इस पीरियड ऑफ टाइम में अच्छी खासी डेवलप हो गई होगी, ओके। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन जो है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हड़प्पा की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है। दिस इज नथिंग बट बीड मेकिंग इंडस्ट्री और बीड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, ओके, ये हड़प्पा की ज्वेलरी है। तो ज्वेलरी अगर हम लोगों को हड़प्पा में मिल रही है तो हड़प्पा में एक इलेबोरेट ज्वेलरी वाला इंडस्ट्री जो है वो भी डेवलप्ड हो चुका था। तो ये बीड एग्जैक्टली होते क्या है? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सिंगल स्ट्रक्चर, इसको आप बोलोगे बीड। बीड इज नथिंग, तो अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माने में मोतियों की माला आपको दिखेगी, पर्ल वाली जो माला है, तो उसमें से एक आप सिंगल पर्ल निकालिए, वो पर्ल के अंदर आपको एक होल मिलेगा, तो वो जो पर्ल एंड उसके अंदर जो होल वाला जो स्ट्रक्चर है उसको आप बोलोगे बीड। तो यहाँ पे भी यू कैन क्लियरली सी इन्होंने ऐसे बीड बनाए हैं और उसकी एक माला बना दी है पूरी की पूरी। और ये सिर्फ प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन का ही नहीं, तो हम लोगों को गोल्ड ज्वेलरी के भी एविडेंसेस इनके पास मिले हैं। तो हियर यू कैन क्लियरली सी ये वाले जो है ये गोल्ड ज्वेलरी के एविडेंसेस हैं। दिस इज बेसिकली कार्नेलियन का बेल्ट मिला है हम लोगों को। तो कार्नेलियन इज अ टाइप ऑफ द सेमी प्रेशियस स्टोन, ओके। तो सेमी प्रेशियस स्टोन जो तो आपको आज भी सोसाइटी में दिखेंगे, आप उसको पुखराज बोलते हो, नीलम बोलते हो, राइट। तो वैसे ही एक कार्नेलियन नाम का एक सेमी प्रेशियस स्टोन है, उसकी ज्वेलरी है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे यू कैन सी दैट डिफरेंट डिफरेंट स्टोन की ज्वेलरी जो है इन लोगों ने बना के रखी है। एंड जो हड़प्पन ज्वेलरी है वो काफ़ी इलेबोरेट इंडस्ट्री हुआ करती थी एक ज़माने में, बिकॉज हड़प्पन ज्वेलरी के जो एविडेंसेस है वो सिर्फ हम लोगों को यही नहीं मिले हैं, बट इन्होंने जो जो टेराकोटा फिगराइंस भी अपने में बना के रखे थे वो टेराकोटा फिगराइन के ऊपर भी उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ द ज्वेलरी है दिखाई है। कुछ कुछ फिगर आएंगे बाद में लेक्चर में, तो तब आप देख सकते हो। तो इनके पास फिर एक ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्री भी थी, राइट। फिर हड़प्पा के वेट एंड मेजर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेट एंड मेजर जो है हड़प्पा के स्टैंडर्ड साइज के थे। तो दिस इज बेसिकली द वेट एंड मेजर। ये हमेशा स्टीटाइट के बनते थे। तो स्टीटाइट इज अ टाइप ऑफ स्टोन एंड एजेट के बनते थे। तो एजेट इज अगेन अ टाइप ऑफ स्टोन। तो स्टीटाइट एंड एजेट के जो बेसिकली वेट्स एंड मेजर बनते थे, ओके, तो इसका एक स्टैंडर्ड वेट होता था, मतलब सेम टाइप ऑफ द वेट जो है अक्रॉस हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोगों को मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक इलेबोरेट इंडस्ट्री थी। जैसे आज के टाइम पे अगर आप पकड़ोगे तो घर में जो नट एंड बोल्ट आते हैं, स्क्रू होगा, देयर आफ्टर नट होगा, राइट। तो इसका एक स्टैंडर्ड वेट होता है। तो स्टैंडर्ड वेट होगा, देयर आफ्टर स्टैंडर्ड मेजर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पीछे एक इलेबोरेट इंडस्ट्री है जो ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। तो अगर हम लोगों को स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर मिल रहे हैं अक्रॉस हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री हुआ होती होगी एक ज़माने में, राइट। एंड देयर आफ्टर फिर दिस इज द एविडेंस ऑफ द कॉटन, okay, the only surviving evidence of the cotton from हड़प्पन civilization we can talk about, ये हम लोगों को हड़प्पा में ही मिला है, ओके। कॉटन पेरिशेबल कमोडिटी है, अब 2,500-3 हज़ार साल तो वो टिकेगी नहीं, राइट। बट फिर भी ये एयर टाइट कंटेनर में बंद था, तो एविडेंस ऑफ कॉटन भी हम लोगों को यहाँ पे मिला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को एक और चीज़ मिली है, दैट व्हाट इज दैट पर्टिकुलर चीज़? देन वो चीज़ है बेसिकली सिंधन, दैट इज दिस वर्ड और द वर्ड विच वी हैव फाउंड इन द लिटरेचर ऑफ द मेसोपोटामिया। तो हमने ये कंक्लूड किया कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उस जमाने की काफ़ी डेवलप थी। एंड देयर आफ्टर फिर सर्टन अदर एविडेंसेस ऑफ द ट्रेड भी हम लोगों को मिले हैं, जैसे बुलक कार्ट।
यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर बुलक कार्ट है, उसके पीछे इन्होंने माल रखा है और ये गाड़ी के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। एंड देयर आफ्टर ओके, ये हड़प्पा का जो सील है ओके, ये भी आपको यहाँ पे मिला है। तो ये सील में आपको शिप के एविडेंसेस मिलते हैं, राइट। तो रिसेंटली जब नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी महाराज को नेवल ट्रेड का जो क्रेडिट दिया था या फिर नेवल आर्मी का, तो उसको एज अ काउंटर यू कैन यूज कि भाई हम लोगों को शिप के एविडेंसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही इंडिया में मिले हैं, राइट। तो दिस कैन बी यूटिलाइज एज अ क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोगों को एक चीज़ बताती है कि इलेबोरेट ओके इंडस्ट्री जो है वो हड़प्पा में थी, और अगर ये इलेबोरेट इंडस्ट्री थी तो हड़प्पा में ट्रेड भी होता था। तो ट्रेड कौन सा होता था हड़प्पा में? तो एक फॉरेन ट्रेड होता था एंड देयर आफ्टर एक इंटरनल ट्रेड होता था। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो फॉरेन इंटरनल ट्रेड देखेंगे। इंटरनल ट्रेड जो है वो बार्टर सिस्टम से ही चलता था, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को कोई भी कॉइनेज के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो बार्टर सिस्टम इज समथिंग दैट वी कंसिडर कि इससे ये चीज़ चलती होगी। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? तो लेन देन, आप मुझे 10 किलो चावल दो, मैं आपको इन रिटर्न 10 किलो गेहूँ दे दूंगा, राइट। तो सौदा सेटल है, बात खत्म। दिस इज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम एंड देयर आफ्टर फिर बुलक कार्ट, ये जो है इंटरनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन हुए होंगे। तो दिस इज मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, दिस इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देयर आफ्टर हम लोगों को वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो इट ऑल्सो सजेस्ट कि सर्टन सॉर्ट ऑफ द ट्रेड मस्ट हैव बीन देयर। उसके बिना आपको वेट एंड मेजर लगेंगे ही क्यों? आपके सोसाइटी में अगर 1 किलो 2 किलो 3 किलो का वेट मिल रहा है तो उसका मतलब कोई ना कोई तो आइटम वहाँ पे ट्रेड हो रहा है, राइट। तो वेट्स एंड मेजर भी हम लोगों को मिले हैं। एंड देयर आफ्टर बीड मेकिंग इंडस्ट्री, जो भी मैंने आपको दिखाई थी, तो बीड इज बेसिकली अ टाइप ऑफ ज्वेलरी। तो ये भी हम लोगों को चान्हू एंड लोथल से मिली है। तो चान्हू एंड लोथल का जो बीड मेकिंग इंडस्ट्री जो है that is quite prominent or that is something that is utilizable, is something that we consider। तो इंटरनल ट्रेड के भी एविडेंसेस है हमारे पास। एंड देयर आफ्टर एक्सटर्नल ट्रेड भी हम लोगों को मिली है। तो एक्सटर्नल ट्रेड की जहाँ तक बात है तो एक्सटर्नल ट्रेड में सबसे बड़ा एविडेंस है सरगोन ऑफ अक्कड़। नाउ ये एंशियंट वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग था, ओके, समवेयर अराउंड 21st सेंचुरी BC, ओके। तो 21st सेंचुरी BC का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। तो मतलब अभी 21st सेंचुरी AD चल रहा है, 21st सेंचुरी BC मतलब आज से ऑलमोस्ट 4000 साल पहले ये सरगोन ऑफ अक्कड़ वॉज दी प्रिंस ऑफ द एंटायर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसने मेसोपोटामिया के ऊपर कब्जा करके रखा था। तो ही वॉज द किंग ऑफ द मेसोपोटामिया, यू कैन कंसिडर। एंड सारी की सारी मेसोपोटामियन ट्रेड जो है इसने अपने अंडर ले ली थी। तो जो सरगोन ऑफ अक्कड़ है उसने अपने बुक्स में, अपने रिकॉर्ड में ऐसा हमेशा खुद को प्रेज किया है कि शिप्स ऑफ मेलुहा पास थ्रू माय टेरिटरी। तो शिप्स ऑफ मेलुहा मतलब शिप्स ऑफ हड़प्पा। एंड देयर आफ्टर डिफरेंट रिकॉर्ड जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, वो भी हड़प्पा के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। हम लोगों को हड़प्पा का एक सील मिला है मेसोपोटामियन साइड ऊर में। तो सील का सिग्निफिकेंस देखेंगे हम लोग थोड़े टाइम में, बट ऊर में हम लोगों को मेसो हड़प्पा का एक सील भी मिला है। देयर आफ्टर फिर सुत्का जेंडर एंड सुत्का कोह, जो अभी हम लोगों ने मैप में देखा था। तो सुत्का जेंडर एंड सुत्का कोह जो है वो पर्शियन गल्फ एंड देयर आफ्टर रेड सी के थ्रू मेसोपोटामिया में एंटर करवाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का माल। एंड देयर आफ्टर और सर्टेन एविडेंस ऑफ द कोस्टल टाउन भी हम लोगों को मिले हैं, जैसे लोथल है, रंगपुर है एंड देयर आफ्टर बालाकोट है। तो इफ वी गो इनटू द मैप देन आपको ये थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ओके। तो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर मैप, ठीक है, तो इन दिस मैप यू कैन क्लियरली सी, ओके, अगर सुत्का जेंडर एंड सुत्का कोह जो है, देयर आफ्टर हमारे पास बालाकोट भी है, देयर आफ्टर हमारे पास लोथल भी है। लोथल के नीचे ही यहाँ पे रंगपुर वाला टाउन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी जो ट्रेड का फ्लो जो है वो ये कोस्टल टाउन में आता था। एंड देयर आफ्टर ये कोस्टल टाउन में ये शिप में माल भरा जाता था। एंड देयर आफ्टर ये आगे पर्शियन गल्फ एंड देयर आफ्टर फिर आगे अपना ये जो है दैट इज़ रेड सी वहाँ पे भेजा जाता था। एंड फिर वहाँ से ये कहाँ पे जाता था, मेसोपोटामिया में जाता था, दैट इज इराक में जाता था। तो एविडेंस ऑफ द सुत्का जेंडर एंड सुत्का कोह एंड देयर आफ्टर टाउन ऑफ द लोथल एंड रंगपुर, इट क्लियरली शोज कि हड़प्पन्स को नेवल ट्रेड चाहिए था। एंड नेवल ट्रेड क्यों चाहिए था? तो ऑब्वियसली इनके पास शिप थे, शिप में माल भरो और उसको मेसोपोटामिया तक पहुँचाओ और ट्रेड करो। तो इसके एविडेंसेस भी मिले, जैसे हड़प्पा का जो सील है वो हम लोगों को मेसोपोटामियन साइट ऑफ ऊर में मिला है। देयर आफ्टर मेसोपोटामियन रिकॉर्ड है वो भी यही बोलते हैं कि शिप्स ऑफ मेलुहा हमारे एरिया में आती है। तो ये ऑल सजेस्ट कि भाई हड़प्पा का इलेबोरेट फॉरेन ट्रेड जो है वो उस ज़माने में डेवलप
था। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, तो बेसिकली फिर अगर इलेबोरेट फॉरेन ट्रेड अगर था इनका, तो कौन से आइटम ये लोग ट्रेड करते थे, तो उसका भी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो गोल्ड हम लोगों को जो है बेसिकली KGF दैट इज कोलार गोल्ड फील्ड देयर आफ्टर अफगानिस्तान एंड पर्शिया से मिलता था। तो कोलार गोल्ड फील्ड यहाँ पे आइटम इंपोर्ट इसीलिए लिखा है बिकॉज उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कर्नाटका नहीं आता था। कर्नाटका was a whole together different civilization. It was Chalcolithic megalithic culture by that time, whereas Harappan was a whole together different civilization. तब ना भारत वर्ष का कंसेप्ट था ना भारत का कंसेप्ट था, राइट। हर एक सिविलाइजेशन अपने आप को अलग मानती थी। हमने ये भी देखा था कि हड़प्पन लोग चैल्कोलिथिक तक तो अपना नहीं मानते थे, ये दोनों कल्चर या सिविलाइजेशन भी अलग थी। तो कोलार गोल्डफील्ड तो बहुत दूर की बात हो गई, कर्नाटका बहुत दूर की बात हो गई। तो गोल्ड हम लोगों को मिला है। ओके, कहाँ से आता था, तो KGF अफगानिस्तान एंड पर्शिया। गोल्ड की ज्वेलरी मैंने अभी आपको दिखाई, तो गोल्ड के एविडेंसेस हम लोगों को मिला है, राइट। देयर आफ्टर फिर सिल्वर कहाँ से आता था, तो अफगानिस्तान एंड पर्शिया अगेन। पर्शिया जो है वो मॉडर्न डे ईरान है, ईरान का एंशियंट नाम जो वो पर्शिया हुआ करता था। देयर आफ्टर हम लोगों को कॉपर मिला है, तो कॉपर मेसोपोटामिया एंड देयर आफ्टर फिर खेतरी माइन से आता था। टिन की मैंने अभी आपको बात बताई थी कि वो अफगानिस्तान से आता था। देयर आफ्टर लैपिस लाजुली, सफ़ायर, ये दोनों जो है प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन है जिसकी आप ज्वेलरी बनाते हो, तो वो भी हम लोग अफगानिस्तान थ्रू लेके आते थे। देयर आफ्टर स्टीटाइट हम लोग पर्शिया से लेके आते थे। तो स्टीटाइट कहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को, तो हमारे बेसिकली वेट एंड मेजर्स में मिलते हैं एंड देयर आफ्टर सील्स में भी मिलते हैं। तो स्टीटाइट का जो हमारा वेट एंड मेजर एंड सील बनता था, दिखाऊंगा मैं थोड़े टाइम में, तो वो जो है वो पत्थर का टाइप है, वो भी हम लोग पर्शिया से लेके आते थे। एंड देयर आफ्टर फिर एमेथिस्ट जो है वो महाराष्ट्र वाले एरिया से मिलता था एंड जेड जो है वो सेंट्रल एशिया वाले एरिया से मिलता था। तो यू कैन क्लियरली सी हड़प्पा का जो ट्रेड है, भले ही ओवरलैंड ट्रेड है, वो लग्जोरियस आइटम का ट्रेड है। ये कोई साधारण आइटम है नहीं। अगर इसको सोसाइटी में उस टाइम पे कोई खरीदेगा भी तो भी वो अमीर बंदा ही खरीदेगा, गरीब बंदे कोई बस की तो बात है नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन या फिर मेटल जो है, इसी का ट्रेड जो है वो हड़प्पन्स यूजुअली करते थे। एंड इन रिटर्न फिर हड़प्पा देते क्या थे इसके बदले में, तो कॉटन, देयर आफ्टर पॉटरी, देयर आफ्टर आइवरी वर्क, बीड, कॉपर एंड टेराकोटा फिगर। तो हड़प्पा के जो लग्जोरियस प्रोडक्ट थे, एस्थेटिक प्रोडक्ट बेसिकली, उसको हड़प्पा इन रिटर्न देते थे और ये बार्टर से ट्रेड चलता था एज फार एज फॉरेन ट्रेड इज कंसर्न। एंड फिर ट्रेड का जो सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो हमारे पास है, इसको हम बोलेंगे सील एंड सीलिंग। ठीक है, तो ये जो सील एंड सीलिंग के जो एविडेंसेस हम लोगों को हड़प्पा में जो मिले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये सील एंड सीलिंग एग्जैक्टली होता क्या है वो देखेंगे। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सील एंड सीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, ये जो है ये आपका सील है और ये है आपकी सीलिंग। तो ये जो है ये पत्थर जो आपको दिख रहा है, ये पत्थर है आपका बेसिकली स्टीटाइट, और यही हम लोग पर्शिया एंड देयर आफ्टर पाकिस्तान, ईरान वाले एरिया से लेके आते थे और उसका हम लोग एक सील बनाते थे। सील इज़ नथिंग बट अ स्टैम्प। आज के मॉडर्न डे में हम लोग स्टैम्प लगाते हैं, तो स्टैम्प लेंगे और कहीं पे मारेंगे, तो जैसे ही स्टैम्प कहीं पे मार दिया तो इट बिकम्स द सील। सील का मतलब क्या होता है, मार्क ऑफ अथॉरिटी। तो आपने देखा होगा कि CBI कहीं पे रेड मारेगी, तो मूवीज़ में भी देखा होगा, तो जैसे ही रेड मारेगी तो वो जो जगह है वो सील करेगी। कैसे सील करेगी, एक लॉक लगाएगी एंड उसके ऊपर एक पंच मारेगी, तो वो हो गया सील, राइट। तो जो पंच बैठा है उसको आप बोलोगे सील, एंड जिससे आप पंच मार रहे हो उसको आज आप और हम पंच बोलते हैं, बट उसको एक्चुअल इंग्लिश वर्ड जो है वो है सील। ओके, तो दिस इज योर सील। आपने ये सील उठाया और एक टेराकोटा का एक बेसिकली ये प्लेट है या फिर प्लेट है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, तो मिट्टी का बनाया हुआ प्लेट है। आपने ये जो है इंप्रेशन इसके ऊपर मार दिया, तो ये हो गया आपका सील। और फिर ये वाला जो मिट्टी का प्लेट है आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलता था बड़े बड़े कार्टन्स के ऊपर। तो कार्टन मतलब जो डब्बा है, उसको सील पैक करने के लिए ये लोग जो है ये सील का इस्तेमाल करते थे। तो बड़े बड़े पैकेज ऑफ कार्टन्स जो है उसके साथ में ही हम लोगों को ये सील एंड सीलिंग के एविडेंसेस मिले हैं। सील हम लोगों को इंटैक्ट मिले हैं, सीलिंग जो है वो हम लोगों को ब्रोकन मिला है। तो इट क्लियरली सजेस्ट कि जब ये माल भरा होगा तो ये माल भरने के बाद उसके ऊपर टेराकोटा का ये सीलिंग लगाया गया होगा। फिर ये जहाँ पे जाएगा वहाँ पे वो पहले वो सीलिंग ब्रेक की गई होगी एंड देयर आफ्टर फिर माल जो है वो निकाला होगा।
तो सील एंड सीलिंग ऑफ हड़प्पा इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो आपका सील है एंड देयर आफ्टर सीलिंग है, इसके मल्टीपल एविडेंसेस हम लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं। तो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सील एंड सीलिंग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द सील एंड सीलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको एक पैटर्न हमेशा कॉमन दिखेगा कि एक कोई ना कोई तो एनिमल है यहाँ पे, एंड फिर ये एनिमल के साथ साथ आपको यहाँ पे बेसिकली एक स्क्रिप्ट भी दिख रही है। दिस इज दी हड़प्पन स्क्रिप्ट जो हम लोगों को मिली है, वो आपको हर एक सील पे मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो स्क्रिप्ट है इट इज अनडिसाइफर्ड। अनडिसाइफर्ड का मतलब क्या हुआ? तो अनडिसाइफर्ड का मतलब हुआ कि अभी तक हम लोगों को ये पढ़ना नहीं आ रहा। इन्होंने कुछ ना कुछ तो लिख के रखा है डेफिनेटली फॉर श्योर, बट क्या लिख के रखा है अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट नो। एंड इफ़ यू कंपेयर देन ये मॉडर्न सील के जैसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइकी का सील लगाता हूँ तो ये ऐसा बेसिकली नीचे नाइकी लिख के आता है, राइट। तो अगर मुझे ये पढ़ने को आया तो मुझे ये तो पता चलेगा कि भाई ये वाला जो है सील जो है और ये मार्क ऑफ अथॉरिटी नाइकी कंपनी का है, राइट। तो वैसे ही उनमें भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि इन्होंने ये जो वाला आइटम जो है, ओके, इट वाज देयर मार्क ऑफ अथॉरिटी एंड दिस मस्ट हैव सिग्निफाइड द नेम ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन और समथिंग। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ये पढ़ना नहीं आ रहा है। तो ये जो सील एंड सीलिंग जो बनते थे, तो ये सील एंड सीलिंग जो है वो स्टीटाइट या फिर एजेट के बनते थे। दिस इज बेसिकली स्टीटाइट वाला सील। देयर आफ्टर स्क्वायर एंड ऑब्लॉन्ग प्लेक होता था। तो प्लेक इज नथिंग बट अ प्लेट। ये जो है बेसिकली स्क्वायर प्लेक का बना हुआ है। तो ये आप टेराकोटा पे मारोगे और उसको सील कर दोगे, सिंपल है। एंड देयर आफ्टर इट हैड अ फिगर एंड स्क्रिप्ट, जो अभी हमने देखा कि एक फिगर है एंड देयर आफ्टर एक स्क्रिप्ट है। तो ऑल दिस एविडेंसेस जो है हड़प्पा के, ये यही बताते हैं कि भाई एक इलैबोरेट ट्रेडिंग पैटर्न है वो डेवलप था। तो इनके पास इंडस्ट्री थी, डिफरेंट इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री से इंटरनल ट्रेड भी करते थे, एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। और इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आज का आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कंसिडर कर सकते हो, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो भी इनके पास था, दैट इज सील एंड सीलिंग। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। सो ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हड़प्पन सोसाइटी, बट विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट नाउ। तो आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। अगर वो मिनट में अगर आपको अभी कोई भी डाउट रहेगा, ओके, देयर आफ्टर यू कैन टाइप इट आउट, ठीक है। आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट, थोड़ा सा मिनट, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। 1 घंटा कंटिन्यूस बात कर रहा हूँ मैं अभी, ओके। तो आई सिट फॉर सम टाइम नाउ। अगर उस टाइम में अगर आपको कोई डाउट रहेगा देन यू कैन टाइप इट आउट नाउ। अभी तक जितना हुआ है उतना, ओके, यस। हाँ, डिडंट गेट नोटिफिकेशन, अरे ये डाला है, थोड़ा लेट गया आज नोटिफिकेशन, ओके। राज, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि ये कंफ्यूजन है, सील में क्या होता है एंड सीलिंग में क्या होता है, ठीक है। यस, तो सील एंड सीलिंग अगर कोई डाउट रहेगा तो वापस पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है, सिंपल। ऑल लेक्चर, अरे यार इसका भी मैंने ये तो बना दिया है, प्लेलिस्ट तो बना दिया है। तो अभी आप जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके अगर आप देखोगे तो आर एस शर्मा का एक प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ओके। यस, सो आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट एंड देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट, ठीक है। तभी तक आपका कोई भी अगर डाउट रहेगा देन यू जस्ट कीप ऑन टाइपिंग इट। एनी डाउट गाइज, कोई भी डाउट रहेगा देन जस्ट टाइप इट, ओके। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देयर आफ्टर विल कंटिन्यू। हड़प्पा थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। नो नो, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सीलिंग लुकिंग लाइक अ सील, देन ऑब्वियसली वो सीलिंग सील के जैसा ही लुक करेगा ना, बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, राइट, कि ये जो है, ओके, आपको दिखेगा इसमें खड्डा है, ओके। तो आपने पत्थर उठाया, पत्थर के ऊपर ये कार करके ये इमेज बनाया, तो ये बन गया आपका स्टैम्प। अब ये स्टैम्प आप कहाँ पे मारोगे? टेराकोटा फिगर पे मारोगे, गॉट इट। तो ये जो है आपका पंच है बेसिकली, इट इज़ बेसिकली स्टैम्प, इट इज़ बेसिकली सील, और इससे आप ये लोग सीलिंग बना रहे हो। तो जैसे ही आपने ये थप्पा इसके ऊपर मार दिया, ओके सॉरी, इसके ऊपर मार दिया, तो ये वाला जो आपका आइटम है ये टेराकोटा फिगर है, ये टेराकोटा प्लेक है, ये आप उठा के लगाओगे कार्टन के बॉक्स पे। तो कार्टन के बॉक्स पे जो लगता था बेसिकली, ठीक है, सिंपल। तो ये जो कार्टन थे बड़े बड़े, ओके, उसके ऊपर ये जो लगता था एज अ मार्क ऑफ लॉक, एज अ मार्क ऑफ अ सीलिंग,
तो ये लगता था, तो इसको उठा के आप लगाओ कि यहाँ पे, एंड देयर आफ्टर फिर जहाँ पे ये माल पहुँचाना है वहाँ पे जाने के बाद ये पहले ब्रेक किया जाएगा और फिर जो है आपका डब्बा जो है वो ओपन किया जाएगा। आज के ज़माने में तो हमारे पास लॉक सिस्टम है, तो आप लॉक लगाओगे कार्टन को और भेज दोगे, या फिर सेलो टेप लगाओगे बाहर से भेज दोगे, तो आपको पता तो चले कि जहाँ पे गया है तब तक वो डब्बा ओपन नहीं हुआ है, राइट। सेफ्टी भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो इन लोगों के पास ना सेलो टेप थी ना फेविकॉल था, तो ये लोगों ने क्या इन्वेंशन किया, ये सील एंड सीलिंग का। तो ये एक सील होता था, ये सील आप हमेशा जब जब कोई भी कार्टन आपको भेजना है तो टेराकोट्टा में ये इसके ऊपर छापो, ये टेराकोट्टा का प्लेक उठाओ और इसके ऊपर लगा दो। तो जहाँ जाएगा वो माल, वहाँ पे अगर ये इंटैक्ट है, ये टूटा हुआ नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई बक्सा खुला नहीं है। तो जहाँ पे जाएगा वो, फिर वहाँ पे ये ब्रेक किया जाएगा एंड फिर आपका जो डब्बा है वो खोला जाएगा। ओके, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, ओके, सो ठीक है, चलो देन विल मूव फॉरवर्ड गाइस। ठीक है, सिंपल। ओके, तो सील एंड सीलिंग वाला जो कंसेप्ट है, ओके, काफ़ी इजी है। इसको आप ऐसे ही कंसिडर करो कि आज के ज़माने का आपका जो स्टैम्प आता है बेसिकली, ठीक है, ये स्टैम्प जो ये सील है, ओके, और स्टैम्प आप जहाँ पे मारोगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिख के आएगा, ये बन गया आपका सीलिंग। तो से फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इमेजिन करो आपका नाम और नीचे IS लिखा है, आपने इसको मार दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका नाम और आपका IS का लोगो छप गया। सिंपल है, तो ये क्या बन गया, ये मार्क ऑफ अथॉरिटी बन गया। अगर आपने यही एक कार्टन के ऊपर लगा दिया तो जहाँ तक आपको ये कार्टन पहुँचाना है वहाँ तक आपका ये वाला जो पेज है वो इंटैक्ट जाना चाहिए। अगर इसको डैमेज है तो इसका मतलब छेड़छाड़ हुई है आपके डब्बे के साथ, राइट। तो ये बन जाता है आपका सीलिंग, ये बन जाता है सील। अब आज के ज़माने में ये चलता है, 2000 साल पहले ये चलता था। तो दिस इज़ नथिंग बट योर स्टैम्प। ये स्टैम्प को ही आप बोलोगे सील, और फिर स्टैम्प आप जहाँ पे मारोगे ये बन जाता है आपका सीलिंग। तो सीलिंग ऑलवेज एक्टेड एज अ लॉक, ओके। और ये लॉक किस पे लगेगा, तो बड़े बड़े कार्टन्स पे लगेगा, और ये कार्टन्स पे जब लगता है तब इट एक्ट एज अ मार्क ऑफ अथॉरिटी। और अब ये इमेज के लिए आपको इतने इतने बड़े दिखते हैं, एक्चुअल में जो होते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर के होते थे, इतने ही, दैट्स इट। इससे बड़ा इनका साइज नहीं मिला है। तो यू कैन क्लियरली कंसिडर कि अगर इतने छोटे छोटे हैं ये 2 से 4 सेंटीमीटर के, तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर वाला जो है इट एक्टेड एज अ लॉक सिस्टम और एज अ सीलिंग सिस्टम। ओके, सिंपल। सो चलो विल मूव फॉरवर्ड देन। ओके, सो 1 मिनट हो गया हमारा, सो विल मूव फॉरवर्ड। तो हड़प्पन सोसाइटी के बारे में भी हम लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तो हड़प्पन सोसाइटी में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो आर्ट एंड क्राफ्ट। तो हड़प्पा का कल्चर जो है, कल्चर के डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। तो कल्चर में आपका म्यूज़िक आएगा, पेंटिंग आएगा, एंटरटेनमेंट आएगा, आर्ट आएगा। तो ये सारे जो एलिमेंट है एक एक करके देखेंगे। तो एज फार एज आर्ट एंड क्राफ्ट इज कंसर्न, तो हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें मिली है। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, तो वो जो चीज़ें हम लोगों को मिली है वो, सबसे पहले तो हम लोगों को रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो मिला है। तो दिस इज़ बेसिकली रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो। टॉर्सो मतलब गले से लेके कमर तक का जो पार्ट होता है वो। एंड अगर आपने इसका हाथ देखा तो हाथ में आपको एक जॉइंट दिखेगा। तो एक ज़माने में ये जॉइंट जो है इट मस्ट हैव बीन मूविंग। तो यहाँ पे आपको हिंजेस दिखेंगे, ये हिंजेस को एक हाथ जोड़ा गया होगा। तो दिस शोज द क्वाइट इलेबोरेट आर्ट फॉर्म ऑफ द हड़प्पन पीरियड ऑफ द टाइम। फिर हम लोगों को एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी मिली है। मैंने आपको बताया भी था कि जब ये आपको इमेजेस दिखेंगे आपको इसमें ज्वेलरी भी दिखेगी। तो यू कैन क्लियरली सी, इसके हाथ में बैंगल है, गले में नेकलेस है। तो ये सारे इमेजेस आपको मिलेंगे। एंड देयर आफ्टर ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, उसका एक फेमस एस्पेक्ट भी है कि दिस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है वो त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। तो त्रिभंग मुद्रा इज ऑल्सो क्वाइट फेमस। तो त्रिभंग मुद्रा मतलब हमें बॉडी में 3 बैंड चाहिए। तो ये जो 3 बैंड है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो एक गर्दन के अराउंड मिलेगा, देयर आफ्टर एक कमर के अराउंड मिलेगा और एक लेग के अराउंड मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली द त्रिभंग मुद्रा विच इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ द डांस फॉर्म इन द कंट्री। इसके ऊपर यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछ लिया था। ओके, तो अर्लीस्ट टाइप ऑफ द डांस फॉर्म इसको कंट्री में कंसिडर कर सकते हैं। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन बियर्डेड मैन भी हम लोगों को मिला है। तो दिस इज बेसिकली द बियर्डेड मैन। ओके, तो बियर्डेड मैन जो है उसके ऊपर बड़ी थियरीज है कि भाई ये जो बियर्डेड मैन है एग्जैक्टली कौन है। तो कोई लोग इसको प्रीस्ट बताता है, कोई लोग इसको किंग बताता है। बट अल्टीमेटली फ्रॉम जीएस पर्सपेक्टिव नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑप्शनल पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शनल के मेरे क्लासेस में मैंने अपने ऑप्शनल के बच्चों को तो बता दिया था, ठीक है। तो प्रीस्ट किंग है यहाँ पे हमारे पास मिला हुआ।
देयर आफ्टर हमारे पास बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ हैं, अभी हमने देखे थे बहुत सारे डिफरेंट टॉयज़। एंड देयर आफ्टर फिर डाइस गेम भी हम लोगों को मिला है। तो गैम्बलिंग जो है इनका फेवरेट टाइम पास था हड़प्पन पीपल का, ये हमें पता चला है बिकॉज ऑफ द डाइस गेम। तो डाइस गेम मतलब सांप सीढ़ी में जो आपका डाइस होता है, ओके, तो वो डाइस गेम भी हम लोगों को मिला है। एंड गैम्बलिंग के बहुत सारे एविडेंसेस हम लोगों को सोसाइटी में मिले हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी। अब सोसाइटी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलीजन। तो रिलीजन में हम लोगों को दो टाइप के एविडेंसेस मिले हैं। तो हम लोगों को इनके कुछ भगवान मिले हैं एंड देयर आफ्टर हम लोगों को इनके कुछ रिचुअल्स मिले हैं। रिचुअल मतलब पूजा अर्चना कैसे करते थे। तो ये लोग एनिमल सैक्रिफाइस भी करते थे, इनके पास फायर वर्शिप के भी एविडेंसेस है, हमारे पास वाटर वर्शिप के भी एविडेंसेस मिले हैं एंड देयर आफ्टर इनके पास बरियल सिस्टम भी मिली है। तो अगर आप बरियल सिस्टम कैरी आउट कर रहे हो तो कोई ना कोई तो पूजा अर्चना रिचुअल वहाँ पे हुआ होती होगी। एज फार एज डेटीज आर कंसर्न तो हमको मदर गॉडेस के इमेजेस मिले हैं। देयर आफ्टर पशुपति सील मिला है, तो पशुपति इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गॉड। देयर आफ्टर फिर योनी एंड फैलस वर्शिप के भी हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं। देयर आफ्टर हम लोगों को प्लांट वर्शिप के भी एविडेंसेस मिले हैं। देयर आफ्टर हम लोगों को एनिमल वर्शिप जो है उसके भी एविडेंसेस मिले हैं। तो डिफरेंट रिलीजियंस के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं विच शोज दैट सोसाइटी वाज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो क्या है, इट इज कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी। इंडियाज अर्बन सिविलाइजेशन इसी के वजह से है बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ कैन लिव टुगेदर पीसफुली। अगर ये पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ कैन नॉट लिव टुगेदर पीसफुली तो क्या होगा, अर्बनाइजेशन कोलैप्स हो जाएगा, सिविल वॉर आ जाएगा कंट्री में, राइट। तो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी के एविडेंसेस भी हम लोगों को इनके पास मिले हैं। अब एक एक करके इसको थोड़ा इन डिटेल देखेंगे, ओके एक एक करके देखते हैं रिलीजन के एविडेंसेस। तो दिस आर द बेसिकली द एविडेंसेस ऑफ द रिलीजन दैट वी हैव गॉट। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो फैलस वर्शिप एंड यूनी वर्शिप हम लोगों को मिली है। तो यू कैन नाउ क्लियरली कंसिडर ओवर हियर, ओके, ये जो है ओके शिवलिंगा टाइप के जो स्टैचूज है या फिर इमेजेस जो है वो हम लोगों को यहाँ पे मिली है। तो ये जो शिवलिंग टाइप के जो एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं इसको हम लोग कंसिडर करते हैं प्रोटो शिवलिंग। प्रोटो शिवलिंग मतलब आज का जो शिवलिंग है उसका अर्लियर वर्जन ये हो सकता है, ऐसा इंडियन हिस्टोरियंस का कहना है। बट ऑन द अदर हैंड इसको एक काउंटर भी है एंड वो काउंटर क्या है, तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस का कहना है कि भाई ये डाइस गेम भी तो हो सकता है एंड ये जो आपके जो छोटे छोटे योनी जैसे आकार वाले जो आपके जो ये है वो प्यादे भी हो सकते हैं, राइट। तो ये अभी भी मैटर ऑफ डिबेट है कि एग्जैक्टली ये वाले जो हम लोगों को छोटे छोटे जो एविडेंसेस मिले हैं वो शिवलिंग टाइप के थे या फिर ये लोग ये एक्चुअल में डाइस गेम की मूर्तियाँ थी। बट इसको अगेन एक और थियरी है, ओके। तो इंडियन हिस्टोरियंस क्लेम करते कि चलो मान लिया ये जो छोटे मोटे जो एविडेंसेस मिले हैं शिवलिंग टाइप वो हो सकते हैं डाइस गेम, व्हाट अबाउट दिस बिग वन, राइट। तो ये डिबेट अभी भी चल रही है बट फॉर फैक्चुअल पर्पस जस्ट आपको यही याद रखना है कि फैलस वर्शिप वहाँ पे थी। फैलस वर्शिप मतलब मेल जेनिटल की वर्शिप। तो शिवलिंग है तो लिंग इज बेसिकली नथिंग बट द मेल जेनिटल और मेल सेक्सुअल ऑर्गन वी कैन कंसिडर। सिमिलरली योनी वर्शिप के भी एविडेंसेस हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं। तो योनी इज नथिंग बट अ फीमेल वजाइना, तो उसके भी वर्शिप के एविडेंस हम लोगों को मिले हैं। और आज भी अगर आप देखोगे तो हिंदू रिलीजन में ये चलता है। तो इंडिया में कामाख्या देवी का नाम आपने सुना होगा, तो कामाख्या देवी इज फेमस फॉर द योनी वर्शिप, राइट। एंड वैसे ही शिवलिंग तो आपको हर जगह पे मिल ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को पशुपति के एविडेंसेस मिले हैं। तो ये जो सील है उसमें यू कैन सी दैट कि एक डेटी बैठी है बीच में एंड देयर आफ्टर उसके सराउंड में आपको एक राइनो मिलेगा, यहाँ पे आपको एक बेसिकली डियर मिलेगा, देयर आफ्टर आपको और दो एनिमल मिलेंगे, उसमें ये टाइगर है एंड देयर आफ्टर फिर एलिफेंट है, ओके। तो ये डिफरेंट एनिमल जो है इसके सराउंड में हम लोगों को मिले हैं। तो ये वाला जो है इसको हम लोग पशुपति या फिर अर्लीस्ट वर्जन ऑफ शिवा भी कंसिडर करते हैं। बट ये सिर्फ थियरी है, हम लोगों को नहीं पता ये शिवा है कि नहीं, बट ये पशुपति है, पशुपति नाम इसको याद रखो। देयर आफ्टर ये वाला भी सील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें यू कैन क्लियरली सी कि ये पीपल का झाड़ है और पीपल के झाड़ में से एक भगवान बाहर आ रहा है। ये भगवान जो बाहर आ रहा है उसके सराउंडिंग में आपको 7 लोग मिलेंगे जो खड़े हैं, ओके। एंड देयर आफ्टर एक आदमी जो है यहाँ पे भगवान को ऑफरिंग कर रहा है एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रैम है, रैम का मतलब भेड़ बकरी, या उसका जो चेहरा है वो इंसानों जैसा है। तो यहाँ पे आपको एक मिथिकल एनिमल का कंसेप्ट भी मिलेगा। मिथिकल एनिमल आपको आज के इंडियन रिलीजन में भी मिलेंगे।
प्रोमिनेंट है नरसिम्हा, राइट। तो नरसिम्हा का अवतार आपको तो पता ही है, हाफ ह्यूमन हाफ लायन, राइट। तो नरसिम्हा इज अ काइंड ऑफ द मिथिकल एनिमल। तो वैसे ही एक मिथिकल एनिमल यहाँ पर भी है कि इसकी बॉडी है वो भेड़ के जैसी है, बकरी के जैसी है, एंड उसका जो सर है वो इंसानों जैसा है। ये जो 7 सेजेस है, बेसिकली ये जो 7 लोग जो खड़े हैं, इसको इंडियन हिस्टोरियन क्लेम करते हैं कि जो हिंदू धर्म के जो 7 ग्रेट सेजेस हैं एंशियंट टाइम के, वो ये होते होंगे। एंडर आफ्टर पीपल ट्री, एंड पीपल ट्री से बाहर आने वाला एक बेसिकली स्पिरिट जो इनका भगवान हुआ आता होगा। तो ये भी ऐसा भी सील का एविडेंस है जो हम लोगों को मिला है। तो इसी से हमने कंसिडर किया कि भाई पीपल का जो ट्री है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप हुआ होगा। एंडर आफ्टर फिर मदर गॉडेस का इमेज, ये हमने चैल्कोलिथिक नियोलिथिक में भी देखा था, हड़प्पा में ये कंटिन्यू हुआ। एंड हेंस अल्टीमेटली वी कैन क्लियरली सी दैट कि इनके पास फीमेल गॉड भी थे, मेल गॉड भी थे। देयर आफ्टर फर्टिलिटी कल्ट भी था। अगर आपको योनि वर्शिप, अगर आपको फैलस वर्शिप मिल रही है तो वो फर्टिलिटी कल्ट ही माना जाता है। इवन शिव भगवान जो है उसको अर्लियर वर्जन में, मतलब गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम में, एज अ फर्टिलिटी गॉड माना जाता था कि अगर आपको बच्चा नहीं हुआ तो आप शिव भगवान की पूजा करो। अभी के लिए वो फर्टिलिटी गॉड नहीं माना जाता, 1500 साल में प्रैक्टिसेस चेंज हो गई है। तो दिस पर्टिकुलर फर्टिलिटी कल्ट या फिर फर्टिलिटी प्रैक्टिसेस है वो भी थी। एंडर आफ्टर ट्री प्लांट एंड एनिमल का जो इनका बिलीफ है वो भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एनिमल, ट्रीज, ये भी इनके जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोगों को बार बार मिली है। तो हमने यही कंसिडर किया है कि इनका जो रिलीजन है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिचुअल प्रैक्टिसेस में भी भरोसा करते थे। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द फायर अल्टार। तो फायर अल्टार मतलब ये क्लियरली यू कैन सी दैट यहाँ पे एक ज़माने में होम हवन होता होगा, और इसको हम लोगों ने फायर अल्टार क्यों कंसिडर किया है, तो जब हमने इसके नीचे खोदा, ओके, इसके नीचे जब एक्सकैवेशन हुए तो हम लोगों को एनिमल बोन्स मिले हैं। तो एनिमल बोन्स जो है उसके ऊपर कट भी मिला है। तो इसका क्लियरली वही मतलब है कि एक ज़माने में यहाँ पे सैक्रिफाइसेस हुआ होते होंगे। तो पहले अग्नि जलाया, उसके अंदर आपने एनिमल को काट के डाल दिया, ओके। तो फायर वर्शिप के एविडेंसेस भी हम लोगों को मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, तो कालीबंगन एंड बनावली में मिले हैं। एंड देयर आफ्टर फिर वाटर रिचुअल की भी हमने बात की थी। तो वाटर रिचुअल इज बेसिकली रिलेटेड टू द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो। नाउ ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो को हम लोगों ने वाटर रिचुअल से कनेक्ट किया है। वाई वी हैव कनेक्टेड इट एज अ वाटर रिचुअल। वाटर रिचुअल आज भी हिंदू धर्म में चलता है। आपने कुंभ मेला सुना होगा, जहाँ पे सारे हिंदू लोग जाके क्या लगाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं। तो इट इज़ बेसिकली द वाटर रिचुअल और वाटर की पूजा। वैसे ही आपने गंगा आरती की भी सुनी होगी। तो गंगा आरती मतलब गंगा मैया की पूजा, दैट इज़ पानी की पूजा। तो वाटर वर्शिप जो है या फिर वाटर रिचुअल है वो हिंदू रिलीजन में आपको आज भी मिलेगा। तो इंडियन हिस्टोरियंस हमेशा क्लेम करते हैं कि ये जो ग्रेट बाथ मिला है ये सीटाडेल में मिला है, एंड इट क्लियरली सजेस्ट कि ये जो ग्रेट बाथ जो है ये क्या है, वाटर रिचुअल का हिस्सा है। तो कुंभ मेला का अर्लीस्ट वर्जन जो है उसको ग्रेट बाथ से एसोसिएट करने का काम किया है इंडियन हिस्टोरियन ने कि भाई ये जो ग्रेट बाथ है, हमें नहीं पता उसका एक्चुअल पर्पस क्या था, बट अगर ये स्विमिंग पूल होता तो हमको हर जगह पे मिलना चाहिए था, राइट। सिर्फ मोहेंजोदारो में ही क्यों मिला है, तो अगर ये स्विमिंग पूल होता तो हर जगह मिलना चाहिए था। और सिंस इट हैज़ बिन फाउंड ओनली इन वन प्लेस, ये एक ही जगह पे हम लोगों को मिला है, तो उसका मतलब क्या है, तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द वाटर रिचुअल, दैट इज एक ज़माने में यहाँ पे होली डुबकियाँ लगाती जाती होंगी। एंड फिर ये उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है जहाँ पे यू कैन क्लियरली सी ये ग्रेट बाथ है आपका, ओके। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेट बाथ है। एंड फिर ये सराउंडिंग में हम लोगों को चेंजिंग रूम्स भी यहाँ पे मिले हैं। तो दिस इज समथिंग वी कंसिडर कि एलाइट लोग जो है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के, वो एक साथ मिलके इस पर्टिकुलर पानी में डुबकी लगाते होंगे फॉर सर्टन रिचुअल पर्पस, ओके। और उसी के लिए फिर ये वाला जो ग्रेट बात है हम लोगों को यहाँ पे मिला है। अब बहुत जन वही क्लेम करेंगे कि सर ये तो स्विमिंग पूल है, बट अगर स्विमिंग पूल होता तो आपको हर एक टाउन में मिलना चाहिए था, बट अक्रॉस द सिविलाइजेशन एक ही जगह पे मिला है, मोहेंजोदारो। एंड मोहेंजोदारो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टेम्पल टाउन भी कंसिडर किया जाता है। यस इट इज़ ट्रू, ओके। आपने जीएस में पढ़ा होगा कि हड़प्पा में कोई भी टेम्पल नहीं था, देन इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ओके। ये थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया, इसको अगर याद नहीं रखना है तो छोड़ भी दीजिए, बट फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट तो आपको मैंने इलेबोरेटली समझा दिया था कि मोहेंजोदारो वॉज इंडीड अ टेम्पल टाउन ऑफ द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। बट वहाँ पे अभी के जैसे बड़े बड़े टेम्पल हम लोगों को नहीं मिले हैं, रिचुअल प्रैक्टिसेस हम लोगों को मिली है। तो रिचुअल प्रैक्टिसेस में यू कैन क्लियरली सी स्तूपा हम लोगों को मिला है मोहेंजोदारो में, राइट, ओके।
तो जो मैंने आपको पहले वाले जो इमेजेस जो दिखाए हैं, ओके, एक मिनट कहाँ पे, हाँ यहाँ पे गया, तो जो मैंने आपको पहले वाले जो इमेजेस दिखाए हैं, ओके, तो उसमें आपने देखा भी होगा, ओके, तो ये जो बेसिकली मोहनजोदारो है उसमें नाउ यू कैन क्लियरली सी ये आपका ग्रेट बाथ वाला एरिया है, यहीं पे हम लोगों को स्तूपा भी मिला है। देयर आफ्टर अभी जो हम लोगों ने सील की बात की थी, पशुपति सील, एंड देयर आफ्टर 7 सेजेस, एंड देयर आफ्टर पीपल ट्री वाला सील, ये भी हम लोगों को मोहनजोदारो में मिला है। जो प्रीस्ट किंग का इमेज है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक इमेज है जो प्रीस्ट है या किंग है हम लोगों को पता नहीं, बट वो प्रीस्ट किंग का इमेज भी हम लोगों को मोहनजोदारो से ही मिला है। एंड दैट्स वाई फिर हिस्टोरियन जो है वो मोहनजोदारो को कंटेम्प्रेरी टेम्पल टाउन कंसिडर करते हैं। बट अभी के जैसे टेम्पल थे क्या? देन एब्सोल्युटली नहीं थे। और कोई टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर हम लोगों को मिला है क्या? देन नहीं मिला है। ओके, तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, सिंपल। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द मोहनजोदारो एंड देयर आफ्टर रिलीजियन की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस है वो, एंड देयर आफ्टर फिर इनके बरियल प्रैक्टिसेस, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द बरियल प्रैक्टिसेस भी हम लोगों को मिले हैं। तो दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ द एक्सटेंडेड बरियल, तो मतलब पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी आपको यहाँ पे बरी किया हुआ मिलेगा। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ द फ्रैक्शनल बरियल। ओके, तो फ्रैक्शनल बरियल के एविडेंसेस दो टाइप के मिले हैं, एक तो उनको डायरेक्टली बरी किया गया है, या फिर उनको ऑन में बरी किया गया है। ना ये जो फ्रैक्शनल बरियल होता है इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले इन्होंने जो बॉडी है वो बर्ड्स एंड बीस्ट मतलब जंगली जानवरों को खाने के लिए ओपन छोड़ दी, एंड आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम बचे हुए जो हड्डियां है उनसे उस इंसान की उसको लाके यहाँ पे दफन कर लिया। तो ये एक टाइप ऑफ फ्रैक्शनल बरियल है। एंड देयर आफ्टर फिर इन्होंने बॉडी को एक तो जलाया एंड या फिर ओके बॉडी को जो है एक तो इन्होंने बर्ड एंड बीस्ट के लिए ओपन रख दिया ताकि जो जानवर है उसको खा ले, एंड फिर जो बची हुई जो अस्थियां है उन्होंने ऑन में डाल दी, कलश में डाल दी और उसको दफन कर दिया। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट इज अ टाइप ऑफ द फ्रैक्शनल बरियल। ओके, ये जो फ्रैक्शनल बरियल जो है वो आज भी होता है। ओके, बट ये किस में होता है? तो ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन में होता है, दैट इज पारसी रिलीजन में। तो पारसी रिलीजन में अगर आप आज भी देखोगे तो इनका जब इनके इंसान मर जाते हैं तो ये गीधड़ के लिए इनकी बॉडी ओपन छोड़ देते हैं। तो 2 से 3 दिन के लिए रिचुअल चलता है जिसमें गीधड़ आके बॉडी को खा लेते हैं, एंड फिर जो बची हुई बॉडी है उसको उठा के ये लोग बरी कर देते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ द फ्रैक्शनल बरियल जो हम लोगों को हड़प्पा में भी मिला है। एंड देयर आफ्टर ऑन बरियल के भी एविडेंसेस मिले। ये मैंने आपको चैल्कोलिथिक में भी समझाया था कि आप पहले इंसान को जलाओ, बची हुई अस्थियां जो है आज के ज़माने में आप अर्न में मतलब कलश में डालोगे और उसका विसर्जन करोगे जिसको अस्थि विसर्जन बोलते हैं, बट उस ज़माने में ये अर्न बरियल में यकीन रखते थे। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ द अर्न बरियल। एंड फिर हमको डबल बरियल भी मिला है। ओके, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ द लैला मजनू बरियल वी कैन कंसिडर, जहाँ पे मेल एंड फीमेल जो है दोनों एक साथ जो है इनको बरी किया गया है। तो दिस आर डिफरेंट डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस हम लोगों को हड़प्पा में जो है वो मिली है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एंड अल्टीमेटली फिर ये हड़प्पा का ही है, हड़प्पन टाउन में ही हम लोगों को मिला है। दिस इज बेसिकली अ कॉफिन बरियल। तो एक ज़माने में इसके ऊपर एक लकड़ी का कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर हुआ रहेगा, एंड उसके अंदर ये जो बॉडी है ये दफन की गई है। एंड यू कैन क्लियरली सी ये इंपॉर्टेंट पर्सन है बिकॉज ज्वेलरी के आइटम्स भी हम लोगों को इनके बॉडी के साथ मिले हैं। तो एक ज़माने में काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सन हुआ रहेगा, एंड दैट्स वाई फिर इनको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देके बरी किया है। सो दिस इज एन एविडेंस ऑफ द कॉफिन बरियल वी कैन कंसिडर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोगों को कौन से बरियल एविडेंसेस मिले हैं? कॉफिन बरियल, देयर आफ्टर फिर एक्सटेंडेड बरियल, देयर आफ्टर फिर फ्रैक्शनल बरियल, देयर आफ्टर फिर डबल बरियल। एंड जब आपके पास इतने सारे बरियल होंगे तो आप क्या कंसिडर करोगे कि सोसाइटी में डिफरेंट फेथ के लोग जो है वो एक साथ रहते थे। अगर सेम फेथ के लोग अगर रहते तो ऑब्वियसली बरियल प्रैक्टिस सेम होनी चाहिए। मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हो, तो हम हमारे मरे हुओं को कभी दफन करेंगे? एब्सोल्युटली नहीं करेंगे, हम तो जलाएंगे, राइट, बिकॉज आवर बिलीफ इज सेम। तो अगर मुझे हमारे क्रीमेटोरियम शमशान भूमि के बाजू में एक और बरियल प्रैक्टिस मिल रही है जहाँ पे डायरेक्टली ज़मीन के अंदर लोगों को गाड़ा जा रहा है, फिर एक और बरियल प्रैक्टिस मिल रही है जहाँ पे कॉफिन बरियल हो रहा है, तो आई कैन कंसिडर ना कि भाई हिंदू रिलीजन अलग है, इस्लामिक रिलीजन अलग है, एंड क्रिश्चियन रिलीजन अलग है। एंड दैट इज व्हाट हड़प्पन सोसाइटी के जो हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं बरियल के। ओके, तो ये वाले एविडेंसेस हम लोगों को यहाँ पे दिखते हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट जो बरियल प्रैक्टिसेस है वही अल्टीमेटली सजेस्ट करता है कि हड़प्पा का जो रिलीजन था इट वाज कॉस्मोपॉलिटन रिलीजन,
और अगर आपका कॉस्मोपॉलिटन रिलीजन होगा तो रिलीजन जो है वो मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? मटेरियलिस्टिक मतलब आप धर्म किसके लिए करोगे? फॉर द मटेरियल गेन। तो जैसे आज के ज़माने में अगर आप पूजा अर्चना करते हो तो क्यों करोगे? भाई मुझे आईएएस बना दो, राइट, गवर्नमेंट जॉब लगवा दो, सिंपल, या फिर मुझे रॉल्स रॉयस खरीदनी है, या फिर मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, बंगला खरीदना है। कभी इसके लिए पूजा अर्चना करते हो कि भाई भगवान मोक्ष दिला दे? नहीं, राइट। तो टुडेज रिलीजन इज ऑल्सो मटेरियलिस्टिक इन नेचर, मतलब आप जो भी पूजा अर्चना करोगे वो किसके लिए करोगे? फॉर द गेन, मटेरियल गेन, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्टेटस चाहिए, राइट। तो यही चीज़ें जो है वो हड़प्पा में भी होती होंगी, एंड वही हम लोगों को सब पता चलता है इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो प्रोटोशिवा या फिर योनि जो है वो फर्टिलिटी कल्ट था। तो फर्टिलिटी कल्ट मतलब भगवान बच्चा दे दे। देर आफ्टर मदर गॉडेस है, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई माता पानी मतलब बारिश ठीक से होने दो, भूकंप दैट इज अर्थक्वेक नहीं होना चाहिए, राइट। वैसे ही अगर आप ये वाले सील देखोगे तो सील का पर्पस ही ट्रेड होता था, एंड ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो सील यूज हुए थे उसी के ऊपर उन्होंने रिलीजियस सिंबल बना के रखे हैं, ताकि मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो, अच्छा चले, राइट। एंड अल्टीमेटली ओके, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल एज अ, अगर फायर अल्टार भी है, अगर आप अग्नि को कोई बलि दे रहे हो या फिर सेक्रीफाइस दे रहे हो तो आप कुछ तो मांग रहे हो, राइट, अल्टीमेटली। तो ये वाली जो चीज़ें है इट शोज दैट हड़प्पन रिलीजन जो है वो अल्टीमेटली मटेरियलिस्टिक इन नेचर है, वो एक मटेरियल रिलीजन है, राइट। एंड देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन इज बेसिकली हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो अल्टीमेटली हड़प्पा के स्क्रिप्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा का बहुत सारा एस्पेक्ट देख लिया है, दैट इज सोसाइटी एंड देयर आफ्टर इकोनॉमी। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो हमने हड़प्पा के कवर कर लिए। पॉलिटी में कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, इनके पास पॉलिटी थी क्या? होती होगी, बट इसके ऊपर इन्होंने कुछ लिख के नहीं रखा है। बट अगर इतनी सारी चीज़ें अगर सोसाइटी में चल रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? सर्टन सॉर्ट ऑफ पॉलिटी मस्ट हैव बीन देयर, जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता। बट इनके पास एक स्क्रिप्ट भी थी, ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द साइन बोर्ड, ओके। यह है बेसिकली साइन बोर्ड, और ये साइन बोर्ड हम लोगों को कहाँ पे मिला है? तो धोलावीरा में मिला है। तो इसमें यू कैन क्लियरली सी हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट है, ओके, इट इज बेसिकली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो पिक्चर बना के रखे इन्होंने, इसके लिए इसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोला जाता है। एंड देयर आफ्टर ये अनडिसाइफर्ड है। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये अनडिसाइफर्ड भी है एंड पिक्टोग्राफिक भी है। बट ये बोस्ट्रोफेडॉन जो है ये आपको अब बहुत जगह पे जो है पुराने बुक्स में मिलेगा, बट ये जो बोस्ट्रोफेडॉन है ये अब गलत इन्फॉर्मेशन हम लोग कंसिडर करते हैं। बट स्टिल बहुत सारे हिस्टोरिकल बुक में आपको मिलेगा कि ये बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट है। मतलब ये लोग पहले लाइन में लेफ्ट से राइट लिखते थे, दूसरे लाइन में ओके ये लोग जाएंगे उल्टा, फिर तीसरे लाइन में ये ऐसे जाएंगे। जबकि आपका अगर आज का आपने पैटर्न देखा तो हम लोगों की लाइन यहाँ से चालू होती है, यहाँ खत्म होती है, एंड फिर दूसरी लाइन वापस यहाँ से चालू होती है, राइट। तो यहाँ पे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको बोस्ट्रोफेडॉन कंसिडर किया जाता है। मतलब पहली जो लाइन है वो यहाँ से चालू होगी, यहाँ पे जाएगी, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ पे आएगी, तीसरी लाइन यहाँ से यहाँ पे आएगी। बट प्रॉब्लम विद द बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट जो है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक लंबा लिखा हुआ टेक्स्ट मिलना चाहिए, जो हड़प्पा में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम मिला है। हार्डली 2 या 3 इंस्टेंस हम लोगों को मिले हैं। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट हमको मिली है वो ऐसी मिली है, राइट। तो इसमें दूसरे लाइन का कोई सवाल ही नहीं है, एक लाइन में ये खत्म हो गई है। वैसे अगर हम लोग हड़प्पा के अगर जो सील देखेंगे तो सील में हम लोगों को स्क्रिप्ट मिली है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक ही लाइन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दूसरी लाइन हम लोगों को मिली ही नहीं है। एंड वैसे ही अगर ये बाकी वाले भी अगर आप सील देखोगे जहाँ पे स्क्रिप्ट मिली है तो बस एक ही लाइन है, दैट्स इट, दूसरे लाइन पे लोग जाते ही नहीं है, राइट। तो दैट्स वाई ये बोस्ट्रोफेडॉन वाला जो कंसेप्ट है इसको अभी हम लोग गलत मानते हैं कि इनकी स्क्रिप्ट जो है वो बोस्ट्रोफेडॉन नहीं थी। तो इनकी स्क्रिप्ट एग्जैक्टली कैसे थी इसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है, अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं है। बट ओल्ड एनसीईआरटी में ये डाटा अभी भी मेंशन है, तो इसको याद रखना। तो कभी गलती से अगर स्टेटमेंट आ गया कि भाई बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट है तो है, बिकॉज बुक में लिखा हुआ है, राइट। बट इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन इसके ऊपर रिसर्च होते रहते हैं, तो कभी ना कभी तो ये कहीं ना कहीं पे तो आपके पढ़ने में आ जाएगा कि ये बोस्ट्रोफेडॉन नहीं है, ओके। तो बोस्ट्रोफेडॉन जो है ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बिकॉज बुक में मेंशन है, तो बुक में मेंशन है तो हम लोगों को करना पड़ेगा। बट मैंने जो ब्रीफ थियरी जो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री वो आपको बताया कि ये बहुत डिफिकल्ट है टू अराइव एट अ कंक्लूजन कि इनके पास एक्चुअल में बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट थी कि नहीं थी। बट फैक्चुअल डाटा के लिए अभी याद रख लेना, और सवाल अगर आता है
बॉस्ट्रोफेडॉन थी क्या? तो थी, बिकॉज RS शर्मा ओल्ड NCERT एंड देयर आफ्टर न्यू NCERT के जो अर्लियर वर्जन है उसमें भी ये डाटा मेंशन है। ओके, देयर आफ्टर दिस इज इट आई गेस। ओके, यस, देयर आफ्टर फिर ये फैक्चुअल डाटा जो मैंने आपके लिए दिया है। ओके, इसको थोड़ा सा बस याद रखना कि कौन से टाउन में हम लोगों को क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा में हम लोगों को 6 ग्रेनरी, कॉफिन बरियल, रेड सैंडस्टोन, मेल टॉर्सो, देयर आफ्टर स्टोन सिंबल ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, बियर्डेड मैन, देयर आफ्टर सील ऑफ मदर गॉडेस एंड पशुपति, देयर आफ्टर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। चान्हूदारो में हम लोगों को मिला है फैक्ट्री टाउन। सीटाडल चान्हूदारो में हम लोगों को नहीं मिला है सिंस इट इज़ अ फैक्ट्री टाउन। ओके, ये फैक्ट्री टाउन जो है, ओके, ये एक सिंपल टाउन है, मतलब यहाँ पे कोई लोअर टाउन एंड अपर टाउन वाला पंगा नहीं है। तो सीटाडल जो है दैट इज बेसिकली अपर टाउन, वो हम लोगों को नहीं मिला है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हड़प्पा के हर एक टाउन में हम लोगों को सीटाडल एंड लोअर टाउन मिला है एक्सेप्ट चान्हूदारो। ओके, देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन रोपार इज देयर। तो रोपार में हम लोगों को स्टोन एंड सॉइल कंस्ट्रक्शन मिला है। देयर आफ्टर डॉग एंड ह्यूमन बरियल का भी हम लोगों को एक एविडेंस मिला है। सो दिस इज द ओनली एविडेंस ऑफ द डॉग एंड ह्यूमन बरियल जो एविडेंस हम लोगों को बुर्जा होम में भी मिला है। ओके, तो दिस इज अगेन फैक्चुअल डाटा है फॉर योर पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट वन कालीबंगन में हम लोगों को क्या क्या मिला है? तो प्लॉक फील्ड, वुडन फुरो, फायर अल्टार, सीटाडल एंड लोअर टाउन दोनों को आउटर वॉल है, बोन्स ऑफ कैमल। एंड लोथल में हम लोगों को क्या मिला है? तो लोथल वॉज बेसिकली अ ट्रेडिंग टाउन। तो यहाँ पे हम लोगों को आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, राइस हस्क, सिटीज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट ग्रेड, हाउस एंट्री जो है यहाँ पे मेन स्ट्रीट में है। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके जो हाउसेस की जो एंट्री है वो बैक साइड में होती थी, इनके विंडो भी बैक साइड में होते थे, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि यहाँ पे मेन साइड में मिला है। देयर आफ्टर शिप डिजाइन्ड ऑन सील, इसका इमेज भी मैंने आपको दिखाया था कि जो सील है उसमें जो इमेज है वो क्या होता है। एंड देयर आफ्टर बरियल ऑफ द मेल एंड फीमेल इन द सेम ग्रेव। तो जो भी मैंने लैला मजनू वाला आपको जो कॉफिन दिखाया था, बरियल दिखाया था, वो हम लोगों को लोथल में ही मिला है। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन, इतनी बड़ी अगर सिविलाइजेशन जो है वो कोलैप्स की हुई, तो एनसीईआरटी ने उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डाटा दिया है। एज फार एज हिस्ट्री ऑप्शनल इज कंसर्न, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास GS है, तो ऊपर ऊपर से, नॉट दैट डिटेल। ठीक है, तो 4-5 लाइन में आपको याद रखना है कि थियरी ऑफ आर्यन इन्वेजन इज देयर। इसके ऊपर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनवाया था कि आर्यन इन्वेजन वॉज रियल, बट इट वॉज नॉट एन इन्वेजन। Aryans migrated to the Harappan civilization over a period of 1000 year. तो at the most you can consider it as a migration. कोई एक सिंगल बड़ा वॉर नहीं हुआ था जहाँ पे वो लोग आए और उन्होंने हरप्पन्स को भगा दिया। इट्स अ माइग्रेशन। अब ये काफ़ी प्रूवन फैक्टर है जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी लिया है, इसके बाद वाले चैप्टर में भी बात करेंगे वंस वी गो टू द आर्यन सिविलाइजेशन। तो आर्यन इन्वेजन वाला हमारे पास एक थियरी है और ये थियरी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ एविडेंसेस भी है। जैसे मोहनजोदारो जो है वहाँ पे हम लोगों को 13 स्केलेटन्स जो है, ओके, सिंपल 13 मतलब टोटल 27 मिले थे। 27 में से जो 13 स्केलेटन जो है वो एक सिंगल रूम में बरी करके हुए रखे हुए हैं। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन मतलब कॉलोनियल हिस्टोरियन का कहना है कि देखो भाई इन्वेजन हुआ था, तो ये जो 27 स्केलेटन आपके रास्ते पे पड़े हैं वो उसकी गवाही है। तो इंडियन हिस्टोरियन का क्लेम है कि भाई इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, उसमें सिर्फ 27 स्केलेटन वहाँ पे आपको मिले, तो यू कैन नॉट क्लेम कि भाई वो इन्वेजन है। पॉसिबल है कि भाई लोकल लेवल पे कुछ बड़ा डिसीज़ आया होगा या फिर लोकल लेवल पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा और उसमें वो लोग मारे गए होंगे। तो आर्यन इन्वेजन थियरी इंडियंस ने इस बात पे रिफ्यूट की है, बट बाय एंड लार्ज जो है आर्यन जो है वो बाहरी सिविलाइजेशन जो वो इंडिया में आके बसी है, ये सब ने माना है। ओके, मैंने आपको इसके ऊपर जो दूसरा लेक्चर जो कंडक्ट किया था उसमें तिलक का वर्जन, देयर आफ्टर सावरकर का वर्जन एंड देयर आफ्टर दूसरे नेशनल हिस्टोरियन का वर्जन एंड कुछ कुछ हम लोगों के पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो सारे भी बताए थे। देयर आफ्टर फिर डिक्लाइन ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड जो है वो 1900 BC के बाद हड़प्पा का नाम लेना बंद कर दिए। तो ये ट्रेडिंग सिविलाइजेशन था। अब ट्रेडिंग सिविलाइजेशन का ट्रेड ही खत्म हो गया, तो ट्रेड खत्म हुआ तो लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे। ओके, दे मस्ट हैव गॉन टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया और दे माइट हैव मूव डायरेक्टली टू द मेसोपोटामिया इटसेल्फ। देयर आफ्टर फिर फ्लड, ओके, रिकरेंट फ्लड मस्ट हैव बीन देयर। तो फ्लड इज ऑल्सो क्वाइट अ रियलिटी बिकॉज मोहनजोदारो का हम लोगों ने जो एक्सकेवेशन किया उसमें हम लोगों को ये पता चला है कि मोहनजोदारो जो सिटी है, दैट इज टाउन जो है, वो 7 बार वहाँ पे फ्लड आ चुका है।
एंड 7 बार डिफरेंट डिफरेंट सिल्ट के लेयर जो है वो हम लोगों को वहाँ पे मिले हैं। तो फ्लड की वजह से भी यहाँ पे इन लोगों का जो डिक्लाइन है वो हुआ होगा। एंड देयर आफ्टर फिर इकोनॉमिकल इम्बैलेंस। तो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस कैन बी देयर, ओके, बिकॉज हड़प्पा में अल्टीमेटली मोहेंजोदारो में हम लोगों को स्लम के एविडेंसेस लार्ज स्केल पे मिले हैं। तो अगर आपके अर्बनाइजेशन में स्लम आ रहा है तो मतलब आपका जो अर्बनाइजेशन है उसमें अब ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है। एंड उस ज़माने में ओवर पॉपुलेशन को सस्टेन करने का कोई तरीका इनको नहीं मिला होगा। एंड दैट्स व्हाट अल्टीमेटली माइट हैव लेड टू द इकोनॉमिकल रिसोर्स इम्बैलेंस। और जब आपका रिसोर्स इम्बैलेंस जब हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका सिविलाइजेशन कोलैप्स होता है। आज के ज़माने में तो नहीं होता बिकॉज अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है, तो आपके रिसोर्सेज की जो डिमांड है हम बाहर से लेके आते हैं, राइट। बट उस ज़माने में ये इकोनॉमिकल इम्बैलेंसेस जो हुए होंगे, ओके, तो उसके वजह से भी और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कोलैप्स हुई होगी। एंड अल्टीमेटली आपको यही कंक्लूड करना है कि मैच्योर फेज जो है वो 1800 BC में ख़त्म हुआ, जबकि सिविलाइजेशन जो है वो 1300 BC तक चली, ओके। एंड देयर आफ्टर फिर मोहेंजोदारो का जो टाउन है उसी में हमने देखा था कि 200 BC में वहाँ पे एक स्तूपा भी बना हुआ है। तो इट क्लियरली शोज कि डिक्लाइन जो है वो बहुत ही ग्रेजुअल हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 500 to 600 ईयर्स में हुआ है। तो सारे फैक्टर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो उसका रीज़न हो सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली हम जब वैदिक सिविलाइजेशन में भी जाएंगे तभी भी हम देखेंगे कि आर्यन जो है वो जो इंडिजीनियस लोग हैं उनको कहते थे दस्यु। एंड दस्यु हत्या करना ये धर्म है आर्यंस का, ऐसे भी लिख के रखा है। एंड फिर उन्होंने एक बैटल ऑफ पुरुषनी के बारे में भी बताया है, जहाँ पे एक आर्यन किंग है वो 5 आर्यन एंड 5 नॉन आर्यन ट्राइब की कॉन्फेडरेसी को हरा रहा है। दैट इज बैटल ऑफ पुरुषनी, क्वाइट फेमस बिकॉज जो जीतने वाली ट्राइब थी वो ट्राइब का नाम है भारत, और वही ट्राइब के नाम से अल्टीमेटली फिर इंडिया का भी नाम डिराइव किया गया है, ये भारत ट्राइब। एंड देयर आफ्टर फिर ये जो कंसिक्वेंट वॉरफेयर वगैरह के जो एविडेंसेस है वो हम लोग देखेंगे वंस वी गो इनटू द आर्यन सिविलाइजेशन, ओके। सो उसके बाद थोड़े बहुत अब मैंने PYQ भी लाए हैं, तो 1-2-4 PYQs है वो भी देख लेंगे। एंड देयर आफ्टर वी विल गो टू द डाउट क्लियरिंग सेशन। तो अब PYQ देखेंगे यूपीएससी में क्या क्या पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वेर नॉट प्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक पशुपति सील है। पशुपति सील जो है वो सराउंडेड है कौन से एनिमल से, तो एक जगह पे टाइगर है, राइनो है, एलिफेंट है, बफेलो है, और उसके पाँव के पास हम लोगों को बियर मिला है। तो टाइगर हमारे पास है, राइनो हमारे पास है, एलिफेंट हमारे पास है, ओके। और क्वेश्चन है नॉट रिप्रेजेंटेड, मतलब क्या नहीं रिप्रेजेंटेड है, काऊ। बिकॉज काऊ जो है वो सिविलाइजेशनल मैटर में इंपॉर्टेंट थी आर्यन लोगों के लिए एंड नॉट वैदिक लोगों के लिए। वैदिक लोगों के लिए काऊ वॉज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। काऊ का ना इन्होंने कोई इमेज बनाया है, काऊ का ना कोई इनका जो इमेज है कि टेराकोटा फिगर इनमें मिला है, सील्स पे भी हम लोगों को नहीं मिला है। एंड जबकि जो पशुपति सील है जो अभी हमने देखा था उसमें हम लोगों को एलिफेंट मिला है, राइनोसोरस भी मिला है, एंड देयरआफ्टर टाइगर भी मिला है। तो हियर आंसर विल बी काऊ बिकॉज नॉट प्रेजेंटेड पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट वन, अब लिस्ट ए को लिस्ट बी से आपको मैच करना है, काफ़ी सिंपल है। तो लोथल हम लोगों ने देखा था, क्या है लोथल, तो लोथल में हम लोगों को एक डॉकयार्ड मिला है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। कालीबंगन में हम लोगों को क्या मिला है, तो प्लॉक फील्ड हम लोगों को कालीबंगन में मिली है, राइट। धोलावीरा में हम लोगों को क्या मिला है, तो धोलावीरा में हम लोगों को बेसिकली इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट, जो अभी मैंने आपको फोटो में भी दिखाए थे। तो धोलावीरा में आपको ये मिला है, दैट इज साइन बोर्ड। एंड आफ्टर फिर बनावली, तो बनावली में आपको क्या मिलेगा, टेराकोटा फिगोराइन ऑफ द प्लॉग। ये मैंने आपको दिखाया भी था कि जो प्लॉग का इमेज है वो। तो नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द आंसर ओवर हियर जो आपको लगेगा, राइट। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द सिविलाइजेशनल मैटर, ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछा है कि इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन, ओके, एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट नॉमिनेट द सिन। देन यस एब्सोल्युटली, अगर मल्टीपल फेथ एक साथ रह रहे हैं और हमने देखा था कि पूजा अर्चना जो है वो भी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए हो रही है, तो रिलीजन भले ही प्रेजेंट है उसका एसल डोमिनेंस इन पे नहीं था। हड़प्पन्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेक्युलर एंड एज वेल एज मटेरियलिस्टिक पीपल। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये बराबर है। एंड देयर आफ्टर कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टेक्सटाइल, तो ये भी हमने देखा कि भाई कॉटन के एविडेंसेस है, कॉटन को तो सिंधन भी बोला जाता था।
तो कॉटन वाला ये वाला स्टेटमेंट है, ये भी बराबर है, तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, करेक्ट ही पूछा है हमारे पास, राइट। तो करेक्ट विल बी दी आंसर। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन, which of the following characterizes the people of the Indus Valley civilization? Now टेम्पल के ऊपर का डिबेट है, बट यूपीएससी ने क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है, ओके। तो पहला स्टेटमेंट है ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल, तो टेम्पल मिले हैं कि नहीं इसके ऊपर भले ही डिबेट है, बट ग्रेट टेम्पल तो हम लोगों को डेफिनेटली नहीं मिला है, राइट। कुछ छोटे मोटे इंस्टेंसेस मिले हैं, बट ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल हम लोगों को नहीं मिला है। देयर आफ्टर यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज थी, तो हमने देखा पशुपति, एंड देयर आफ्टर फिर मदर गॉडेस, देन यस एब्सोल्युटली दोनों थी। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट, तो यहाँ पे हॉर्स ड्रॉन वाला डिबेट भी उन्होंने पूरा कोलैप्स कर लिया। चलो आप डाउट डिबेट करोगे कि हॉर्स था कि नहीं, बट हॉर्स ड्रॉन चैरियट तो डेफिनेटली नहीं मिला है, राइट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है, सो योर अल्टीमेट आंसर विल बी 2 ओनली, सिंपल, ये भी अभी हम लोगों ने देख लिया, राइट। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन, in the interest of the cultural history of India, a pose in dance and drama called as त्रिभंग, तो त्रिभंग मुद्रा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, जो डांसिंग इमेज है उसका नेक, देयर आफ्टर कमर एंड देयर आफ्टर लेग के अराउंड का जो बैंड है वो, तो इट इज़ अ फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस पोज, तो अभी बताइए, ओके। हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ 3 बेंड चाहिए, तो 1 लेग इज बेंड, द बॉडी स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक, तो ये हो सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड गेस्चर, मेकअप, ना डेफिनेटली नहीं, और हम लोगों को फेशियल एक्सप्रेशन की भी कोई बात नहीं करनी है त्रिभंग में, राइट। देयर आफ्टर फिर मूवमेंट ऑफ बॉडी, फेस एंड हैंड आर यूज्ड टू टेल द स्टोरी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मूवमेंट की भी बात नहीं करनी है, राइट। और मूवमेंट अगर है तो भी फेशियल मूवमेंट हम लोगों को नहीं दिखा है, ये हम लोगों को कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम उसमें दिखते हैं कि फेशियल मूवमेंट करके कुछ बताने की कोशिश की जाती है, बट जो ब्रॉन्ज फिगर ऑफ त्रिभंग मिला है, त्रिभंग मतलब 3 बेंड ऑफ द बॉडी, दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं है, ओके। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन, अ लिटिल स्माइल, अगेन स्माइल, फेस के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, देन नहीं, फेस नहीं है, फेस नहीं है, फेस नहीं है, आपका क्या है, तो दैट इज द आंसर, दैट इज ए, जो हम लोगों को 3 बेंड चाहिए बॉडी में वो हम लोगों को मिलेंगे, राइट। आई होप अभी ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए थोड़े से इजी है। सो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, दैट इज समथिंग दैट वी हैव सीन। एक और क्वेश्चन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कंपैरिजन ऑफ द ऋग्वेदिक एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वो ऋग्वेदा में जाएंगे तब देखेंगे, दैट इज टुमारोज लेक्चर, बट दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज नाउ, ओके, फॉर टुडेज लेक्चर। सो आई होप आपको जो लेक्चर है वो थोड़ा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन भी दबा देना एक बार, राइट, हमको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए रहेगी, ओके, तो पीपीटी का एक्सेस भी मैंने आपको दिया है, एंड आफ्टर क्रक्स मटेरियल का भी एक्सेस इज समथिंग दैट यू विल गेट, एंड वेयर यू विल गेट इट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, दैट इज CSE विद साइनिल नागरे। तो ये एक बार चैनल सब्सक्राइब करना सो दैट यू कैन गेट दिस मटेरियल, काफ़ी कर्टेल मटेरियल है, टेलर मेड मटेरियल है, इतना ही करना, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, डोंट वरी। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी टेकिंग योर डाउट क्लियरेंस, अगर आपके कोई भी डाउट रहेंगे तो नाउ यू कैन आस्क मी दोज डाउट गाइज, ओके। तो लेट्स स्टार्ट 1 by 1, ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो फिर आप बताओगे, ठीक है, ओके। सो ठीक है, सीलिंग, देयर आफ्टर नाइस सेशन, देयर आफ्टर फायर अल्टार आर फाउंड एट कालीबंगन, लोथल एंड बनावली, तीनों साइड पे हम लोगों को फायर अल्टार्स मिले हैं, ओके। यस, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, प्रेशियस सेशन, थैंक यू सो मच, ठीक है, चलो गुड, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आई विल गिव यू अ मिनट स्टिल, अगर कोई भी डाउट रहेगा देन यू कैन नाउ आस्क मी गाइस, ओके, सिंपल, कोई भी डाउट रहेगा तो फिर पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो शान, जल्दी बताओ, ओके, कोई भी सवाल पूछ सकता है, आई विल गिव यू अ मिनट, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, यार 3 फेसेस थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही तो समझाया था, राइट, प्री, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन फेस, मैंने आपको डेट के साथ समझाया था। नाउ रिवाइंड द लेक्चर एंड यू कैन सी इट, राइट, सिंपल, ओके, या ओके। सो यू कैन आस्क मी एनी डाउट, इट्स नॉट रिलेटेड कि सिर्फ यही लेक्चर से रिलेटेड पूछना है, एनी डाउट आई विल गिव यू अ मिनट गाइस, ओके। एंड दिवाकर मैंने आपको बताया भाई ये कितने थे, ओके,
तो हड़प्पन लोगों का रिलीजन हमको नहीं पता। अब रिलीजन कौन सा था ये नाम पता होने के लिए इन्होंने लिखा हुआ हमको पढ़ना भी तो आना चाहिए, वो हमें पढ़ना ही नहीं आता, तो हमें उनका धर्म नहीं पता कि उनका कौन सा रिलीजन था। ओके यस, तो अगर अब वो हमें पता ही नहीं है तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दूँ मैं आपको। ओके यस 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 एब्सोल्युटली, मैंने पहले से ही आपको एक क्लेरिफाई किया है कि अगर आपके एग्जाम में अगर एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन आ रहे हैं देन यू डू इट एंड दिस विल बी सफिशिएंट, डोंट वरी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के लिए कोई बुक ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ उसमें, राइट। सोसाइटी पढ़नी भी क्यों आपको, हार्डली कुछ 25 या 30 मार्क के क्वेश्चन आते हैं आपको GS1 के लिए, राइट। तो उसके लिए आप फ्री मटेरियल जो भी मिलेगा आपको वो उठा के पढ़ लो या फिर करंट अफेयर्स के नोट्स में से कवर कर लो। ठीक है, राइट। लवकुश पाल विंडो का एविडेंस में सब कोई फोटो निकाल के यहाँ पे आपको नहीं दिखाने वाला, राइट। आप देख लेना ना, सर्च करो आप, राइट, कि विंडो कैसे दिखती थी कैसे नहीं दिखती थी, सब कुछ मैं ही दिखाओगे तो आप क्या करोगे। हाँ हाँ, आर्यंस इज अ स्पीच ग्रुप। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड आर्यन को स्पीच ग्रुप क्यों बोला जाता है। नाउ आर्यन सिविलाइजेशन की जो रेशियल सुपीरियरिटी वाली जो थियरी वो हिटलर ने यूज़ की, और हिटलर ने पूरे दुनिया में एक ज़माने में तहलका या फिर आतंक मचा दिया था। एंड दैट आर्यन सुपीरियरिटी वाला जो थियरी है इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वाइट सुपीरियरिटी, गॉट इट। तो वो जो रेस वाला जो कंसेप्ट है वो सारे हिस्टोरियन ने निकालना चालू कर लिया आर्यन से। तो अप टू 1945 जब तक हिटलर नहीं मरा तब तक आर्यन को रेस ही माना जाता था। बट अब हिटलर एंड उसने जो आर्यन थियरी को यूज़ करके जो दुनिया में करना चाहा, हेट फैलाने का जो कोशिश किया, उसकी वजह से अब हिस्टोरियन जो है वो आर्यन को रेस नहीं बुलाते। हिस्टोरियन आर्यंस को क्या बुलाते हैं, स्पीच ग्रुप बुलाते हैं, कि आर्यन माइट बी द लैंग्वेज, और उनको स्पीच ग्रुप का नाम हम लोगों ने दे दिया है ताकि वो रेशियल सुपीरियरिटी वाला जो पंगा हिटलर ने किया था वो वापस दुनिया में ना आए। ओके, so I hope it is clear, simple. So when was the marriage system started? With the arrival of the Vedic civilization. मैरिज के जो अर्लीस्ट एविडेंसेस है वो हम लोगों को वैदिक सिविलाइजेशन में ही मिले हैं। तो लेटर वैदिक फेस में 12 टाइप के मैरिजेस जो है वो सजेस्ट किए हैं। हड़प्पा में मैरिज होते होंगे क्या, माइट बी। इसके पहले मैरिज होते होंगे क्या, माइट बी। बट यार इन लोगों ने लिख के ही नहीं रखा तो हम लोग उसको डिराइव कैसे करेंगे कि मैरिजेस थे, राइट, सिंपल। ओके, पहला वाला जो एविडेंस ऑफ राइस है मैंने पहले भी बताया था, कोल्डी वहां से मिला है, दैट इज बेसिकली चैल्कोलिथिक साइड ऑफ दी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के अराउंड जो कोल्डी वहां मिला है, नॉट चैल्कोलिथिक, सॉरी, नियोलिथिक साइट है, वहां से हम लोगों को राइस के एविडेंसेस मिले हैं। ओके, दैट इज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, हिटलर कैसे हराया कैसे नहीं, नॉट फॉर नाउ। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री तो मैं लेने भी नहीं वाला, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सेशंस विल कंटिन्यू ऑन अ डेली बेसिस विद अ फ्रिक्वेंट छुट्टियां इन बिटवीन टिल जनवरी, एंड जनवरी एंड तक आई एम गोइंग टू कवर अप द मॉडर्न इंडिया। तो इस महीने एंशिएंट करेंगे, अगले महीने मीडिएवल करेंगे, जनवरी में मॉडर्न इंडिया करेंगे। ठीक है, यस, आई होप इट इज क्लियर। सो एवरीथिंग इज फाइन, नो डाउट्स। अरे सीटाडल, ये जो पूरा का पूरा जो है सीटाडल, अब आपको थोड़ा सीटाडल का कंसेप्ट अगर समझना है तो जो टाउन का कंसेप्ट वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये बेसिकली लोअर टाउन होता था, अंडर आफ्टर एक रेस पोर्शन होता था जिसको आप बोलोगे सीटाडल। तो ये जो रेस पोर्शन या फिर सीटाडल है ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ही इनका सीटाडल है। ऐसा नहीं है कि ये लोअर टाउन है और यही सीटाडल है, नो नो नो, ये पूरा का पूरा इनका सीटाडल है। ये सीटाडल के बाहर एक आउटर वॉल भी है बट वो एक पिक्चर में नहीं आ रही है, राइट, काफ़ी बड़ा एरिया है तो एक पिक्चर में ये नहीं आ पा रहा है। तो दैट्स वाई ये पूरा का पूरा सीटाडल है। तो ये एक बड़ा सीटाडल होता था, अंडर आफ्टर एक लोअर टाउन होता था। तो लोअर टाउन जो है उसका भी इमेज मैंने आपको दिखाया। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ द लोअर टाउन। तो ये बेसिकली लोअर टाउन है, अंडर आफ्टर फिर ये यू कैन सी दैट पूरा का पूरा रेस स्ट्रक्चर पे बैठा हुआ सीटाडल है। तो ये पूरा का पूरा सीटाडल है आपका। ओके, सिंपल। एंड सीटाडल के बीच में ही फिर अल्टीमेटली उन्होंने स्तूपा बनाया है। तो ये स्तूपा का डेट है वो भी हमने डिटरमाइन किया है, समवेयर अराउंड 200 BC, दैट इज मच आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हाँ सर, व्हेन वाज द विल एंड फायर डिस्कवर्ड? यार ये पहले ही लेक्चर में हो चुका है, व्हाई आर यू आस्किंग मी ओल्ड क्वेश्चन? पहले वाले लेक्चर देख लो ना यार। फायर जो है वो पैलियोलिथिक एज में ही डिस्कवर हुआ था, सो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख BC। एंड जो व्हील के एविडेंसेस है वो हम लोगों को अर्लीस्ट मिले हैं नियोलिथिक एज में। तो व्हील बेस्ड पॉटरी हम लोगों को मिली है। तो व्हील जो है बेसिकली नियोलिथिक एज के अराउंड मतलब 5000 BC के अराउंड डेवलप्ड हो चुका है। ओके, यस, ठीक है ना ना ना, सती वगैरह कुछ नहीं होता था। ओके, सती जो है वो इंडिया में गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड आना चालू हुई है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती जो है वो 510 AD में हम लोगों को मिला है। एरान पिलर इंस्क्रिप्शन इज देयर,
एरान पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो मध्य प्रदेश का है, एंड 510 AD इज बेसिकली पोस्ट गुप्ता पीरियड, सो दिस इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ दी सती। ठीक है, हाँ ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है दिवाकर, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू से सेम थिंग अगेन एंड अगेन। क्या ट्रेड होती थी लेक्चर रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। एनीथिंग एल्स गाइज, आई विल गिव यू अ मिनट, लास्ट मिनट, अगर कोई भी डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी, ओके, सिंपल। सो एनीथिंग एल्स? ओके, सो आई विल गिव यू अ मिनट, अगर कोई भी डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी, ओके। बाय एंड लार्ज लेक्चर तो अभी खत्म है, तो अगर किसी को जाना है देन यू कैन गो गाइज, ओके, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है, सिंपल। पहले वाले लेक्चर एक बार देख लेता है यार सारे के सारे, ठीक है, दिस इज द 7th लेक्चर दैट आई एम कंडक्टिंग ओवर हियर। पहले वाले लेक्चर जो एक बार देख लेना ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियरिफाई हो जाएंगे, ठीक है। मिस्टर एनिमेटेड जी, जब मौर्यंस पे जाएंगे तब देखेंगे ना, जल्दी क्या है, राइट। आज तो हड़प्पा हुआ है, आई टोल्ड यू हर दिन एक लेक्चर में लूंगा, तो बी पेशेंट, हैव सम वेट, ओके, एंड विल डेफिनेटली डिस्कस इट। थैंक यू मरिया एंड दिवाकर, थैंक यू, ओके। तो आई होप दैट विल बी इट देन, ठीक है। 1829, 1929 नहीं है भाई वो, ओके साथी, ओके, इट इज 1829, ओके, 1829 में सती वॉज अबॉलिश, ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स गाइज, और कुछ? तो चलो, ओके, सो आई गेस देन दैट विल बी इट। अगेन जाते जाते, ओके, इफ यू वांट टू हैव एक्सेस टू दिस पीपीटी एंड देयर आफ्टर क्रक्स मटेरियल जो मैं आपको एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इफ यू वांट इट देन डू सब्सक्राइब द चैनल, यू विल गेट इट इन CSE विद साइनिल नागरे, टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलो, ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, विल मीट अगेन टुमारो 7 o'clock and we'll move on to the next chapter of the R.S. Sharma. So I'll be stopping the lecture now. Thank you so much for joining.